Hello students, a very good morning to all of you. I welcome you all to Exambee that makes you learn 50% faster. I'm your host Anshuman, your English faculty. So let's get started with today's video. See, what we are going to do, आपका जो UIC का AO का जो एग्जाम है, ठीक है, तो उस पर मिक्स प्रैक्टिस एक सेशन हम लोग करने वाले हैं. तो मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इंग्लिश सेक्शन के इसमें, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है एरर डिटेक्शन पर बेस्ड, ठीक है. सो एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस, फेलियर्स के कुछ क्वेश्चंस, क्लॉज मैसेज, हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है. लेट्स रीड इट. बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो हम सभी जानते हैं. एक सेंटेंस होता है, उसमें आपको एक एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है. ओके, देखिए, देयर वर अ लॉट ऑफ फिशेस इन द एक्वेरियम, हेंस आई रिक्वेस्टेड द ओनर टू गिव ए few to me for my aquarium at home. ठीक है. ओके, लेट्स चेक कहां पर कोई एरर यहां पर हो सकता है. देखिए, देयर वर अ लॉट ऑफ फिशेस, ठीक है. वर एक का जो वर्ब है वो सही यूज हुआ है. यहां पर प्लूरल वर्ब यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि देखिए डिटर्मिनर यूज हुआ है अ लॉट ऑफ, है ना. फिर फिशेस यहां पर प्लूरल है, ठीक है. तो क्या इसमें कोई गड़बड़ है? ठीक है, देखिए यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है. इसमें शायद कोई गड़बड़ दिखती है, लेकिन हम इसमें बाद में आएंगे, ठीक है. फिर देखिए, इन द एक्वेरियम सही है. हेंस आई रिक्वेस्टेड द ओनर टू गिव ए फ्यू. एक और डिटर्मिनर हमारे यहां पर पास है, ठीक है, ए फ्यू, ठीक है. फ्यू नहीं है, सिर्फ ए फ्यू है. दैट मीन्स एक सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये भी करेक्ट है. टू मी फॉर माई एक्वेरियम एट होम, ठीक है, फाइन. ओके, नाउ लेट्स सी यहां पर फिशेज में क्या गड़बड़ है. काफी लोग इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि वो फिश को फिशेस बोलते हैं प्लूरल सेंस में. लेकिन फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम रहता है. इट डजंट चेंज, ठीक है. सो सिंगुलर में अगर हम फिश बोलते हैं तो प्लूरल में इसके साथ हम एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे. ये किसी भी तरीके से प्लूरल नहीं बनता है. फिश फिश ही रहता है, ठीक है. तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है, वो फिश ही रहेगा. अगर आपको बोलना है कि कि बहुत सारी फिशेस हैं, फिश है, देखिए, तो अ लॉट ऑफ फिश आप बोलते हैं, ठीक है. कि तो एक डिटर्मिनर लगा लीजिए कि देवो सेवरल फिश या देवो अ लॉट ऑफ फिश, ठीक है. या आप एक कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ फिश, ठीक है. तो उससे सामने वाले को आपका जो मतलब है आप कहना चाहते हैं वो पता चल जाएगा. हेंस ए में यहां पर हमारे पास कुछ मिस्टेक है, तो फिशेस नहीं होगा, इसे होना है फिश. नाउ ऐसे ही कौन कौन से और नाउन्स होते हैं जो सेम रहते हैं. वैसे ही देखिए, डेयर जो आपका है, डेयर डेयर ही रहता है. वैसे ही एक फिश होती है सैल्मन, राइट. सो सैमन भी सैमन ही रहता है, ठीक है. इट डजंट चेंज. वैसे ही एक कॉर्ड, अनदर एक फिश होती है, सो कॉर्ड कॉर्ड ही रहता है. वैसे ही शीप, राइट, भेड़, ये भी सेम ही रहता है. दिस डजंट चेंज. शीप्स नहीं होता, कोट्स नहीं होता, सैमन्स नहीं होता. सिंगुलर ही ये फॉर्म में रहते हैं, ठीक है. तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही एक ही फॉर्म इनका आता है, ठीक है. ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहां पर देखिए, द कमांडर इन चीफ्स वर सो स्ट्रिक्ट इन देयर ऑर्डर्स दैट हार्श पनिशमेंट वाज गिवन टू द सोल्जर्स व्हेन डिफाइंग द ऑर्डर्स, ठीक है. द कमांडर इन चीफ्स, यहां पर देखिए हमारा एक क्या है, एक नाउन है, कमांडर इन चीफ्स. वर सो एक्साइटेड. देखिए, चीफ्स यानी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपका जो क्या है नाउन है ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ड जो है ये सही लगा है, ठीक है. प्लूरल यहां पर वर्ब आ गया. सो स्ट्रिक्ट इन देयर ऑर्डर्स. देखिए, सो जो आपके कंजंक्शंस है, सो एंड दैट साथ में आपके लगता है, तो ये भी सही है, ठीक है. सो स्ट्रिक्ट इन देयर ऑर्डर, इन देयर ऑर्डर्स कितने, है ना. दैट हार्श पनिशमेंट वाज, ठीक है. पनिशमेंट एक सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वाज वर्ब जो है सिंगुलर, गिवन टू द सोल्जर्स व्हेन डिफाइंग द ऑर्डर्स, ठीक है. ओके, फाइन. नाउ कहां पर मिस्टेक है? मिस्टेक आपका ये देखिए, ये जो नाउन यहां पर है कमांडर इन चीफ्स, यहां पर मिस्टेक है आपके. जो देखिए, देयर आर सेवरल वेज हाउ वी कन्वर्ट अ नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, राइट. देखिए, एक कॉमन वे हम सभी जानते हैं कि एक वर्ड में आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ड आपका प्लूरल बन जाता है, वो नाउन आपका प्लूरल बन जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, जैसे पेन पेन्स, बुक बुक्स, शर्ट शर्ट्स, आपने एस लगा लिया, ठीक है. एक तरीका होता है क्या, ठीक है, इनको आप क्या करते हैं, देखिए, आप एस तो लगाते हैं लेकिन
जहां पे इस तरीके के कंपाउंड नाउन जैसा एक नाउन आता है, देखिए यहां पर कमांडर भी एक नाउन है, चीफ भी एक नाउन है, एक साथ में एक नाउन बना है ना। तो अब यहां पर कैसे पता चलेगा कहां पर हमें एस लगाना है? क्या कमांडर इन चीफ सही है? जनरली हम लोग यही करते हैं कि लास्ट में लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ लास्ट में ही तो लगेगा, तो प्लूरल बन जाएगा, बट नो। ठीक है, इसके लिए क्या रूल है, आपका जो प्रिंसिपल वर्ड होता है ना, ठीक है, जो आपका क्या है प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है, यहां पर आप क्या करते हैं, नाउन यहां पर लगाएंगे। ठीक है, जो तो यहां पर देखिए मेन जो आपका शब्द है ना वो कमांडर है, कमांडर इन चीफ, दैट मीन्स अ चीफ कमांडर। ठीक है, ये कमांडर जो एक चीफ की पोजीशन पे है, एक चीफ कमांडर है। तो यहां पर मेन आपका नाउन क्या है, एक प्रिंसिपल नाउन जो है वो है कमांडर, राइट। सो कमांडर में आप लगाओगे एस, सो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, वैसे ही जैसे वाइस एडमिरल, ठीक है, सो ये आपका वाइस एडमिरल्स ही रहता है ना, क्योंकि यहां पर जो आपका प्रिंसिपल नाउन है वो एडमिरल है। ठीक है, वैसे ही जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो एक प्रपोजिशन जिनके साथ लगता है, फॉर एग्जांपल लुकर ऑन, लुकर ऑन यानी देखने वाला, है ना। तो यहां पर लुकर ऑन्स नहीं होगा, हम प्रपोजिशन में थोड़ी ना एस लगाएंगे, उसको थोड़ी ना चेंज करेंगे, अदरवाइज इट वोंट मेक एनी सेंस। हेंस हम कहां पर लगाते हैं, लुकर्स ऑन। ठीक है, तो इस तरीके के ये कुछ क्या है हमारे पास रूल्स हैं। हेंस आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए वाला। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, इसको एस आप यहां पर लगाएंगे, यहां से हटा के। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यू शुड गिव आर्म टू द पुअर इन ऑर्डर टू लिव अ लाइफ दैट इज फिल्ड विद चैरिटी एंड केयर टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, सो आपको क्या देना है, आपको बेसिकली यू नो व्हाट, जो आर्म होती है, आर्म्स जो होती है यानी चैरिटी देना। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, दान देना, है ना। दान या जो आप पुअर को देते हैं, ठीक है, गरीबों को आप देते हैं, ठीक है, कुछ पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, बेसिकली पैसे देते हैं, तो उनको हम कहते हैं आर्म्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यू शुड गिव आर्म टू द पुअर। जब मैं बोल रहा था आपको, जब मैं समझा रहा था इस सेंटेंस का मीनिंग, तो मैंने एक शब्द यूज किया आर्म्स इंस्टेड ऑफ आर्म, राइट, ALMS, आर्म्स। सो गलती यहां पर है, ये जो है, देर आर सर्टेन वर्ड्स जो अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, राइट। जैसे आपका वर्ड थैंक्स, थैंक्स क्या है ना, अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल शब्द है। ठीक है, वैसे ही रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है, एक शब्द है वो अपने आप में ही प्लूरल है। सो प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, ठीक है, प्रोसीड्स है ना, अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल है। प्रोसीड्स यानी आपके जो अर्निंग्स हैं, आपके जो प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, सो ये कुछ नाउन्स ऑलरेडी क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज करते, तो एम यहां पर नहीं होगा, ये होगा आपका एम्स, राइट। सो यू शुड गिव एम्स, यहां पर आप लगाएंगे, हेंस आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, द विलेजर्स आर डिसअपॉइंटेड एज द पुलिस हैज नॉट येट रीच्ड टू एनी कंक्लूजन। द विलेजर्स आर डिसअपॉइंटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, डिसअपॉइंटेड एज द पुलिस हैज नॉट येट रीच्ड टू एनी कंक्लूजन। ठीक है, पुलिस हैज, ठीक है, पुलिस हैज, क्या ये सही है? पुलिस आपका एक कलेक्टिव नाउन है, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, कलेक्टिव नाउन है पुलिस। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पता है कि कलेक्टिव नाउन्स को हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, और इसीलिए हम इसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, वो केस अलग होता है जब सेंटेंस में बात होती है डिवीजन की, सेपरेशन की, तब आप लोग इसमें लगाते हैं प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, राइट। बट यहां पर कोई डिवीजन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या ये सही है? उस हिसाब से तो सही है जो हम रूल पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में उस रूल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देयर आर सर्टेन कलेक्टिव नाउन जिनके साथ जो होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन हम उनके साथ लगाते हैं प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। सो उसमें से पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब। सो यहां पर पुलिस हैज नहीं आपका आएगा, यहां पर आएगा पुलिस हैव। जैसे इन द सेम वे हम पीपल के साथ हैज नहीं लगाते, लेकिन हम हैव लगाते हैं,
है ना। पीपल भी कलेक्टिव नाउन है, तो पीपल के साथ क्यों हैव लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपका कैटल जो है, कैटल यानी जो आपके भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, ठीक है, आपके गाय, ठीक है, जो बफलोज ऑक्स, ठीक है, जो भी समूह जिनका होता है कैटल, तो इनके साथ आप इज नहीं लगाते, इसके साथ आप लगाएंगे आर। कैटल आ, फॉर एग्जाम्पल कैटल आ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो प्लस हैव यहां पर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और एरर डिटेक्शन पर क्वेश्चन बेस्ड है। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर सफिशिएंट क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन, लीविंग द हायरिंग कमिटी विद द डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ चूजिंग ईदर ऑफ द सबपार ऑप्शंस। ओके, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए एग्जाम में अगर आप कहीं भी नीदर नॉर देखें, ईदर और देखें, तो समझ जाए कि ठीक है शायद एरर उस पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। जितने भी रूल्स आपको नीदर नॉर ईदर और से पता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से खास करके, ठीक है, उनको आप सर्च करने लग जाएं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि जनरली इस पर जो है क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अपना थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, यू नो इफ़ यू कैन गो, ठीक है, तो आप मेरी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, बैंक बी जो एक चैनल है हमारा, ठीक है, उस पे जाके आप देख सकते हैं, या आप और मेरे जो एग्जाम बी से जो चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, आपका एग्री भी है, बैंक भी है, ठीक है, एग्जाम भी है, ठीक है, तो एसएससी भी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच ऑल ऑफ माय वीडियोस, ठीक है। सो इट विल श्योरली हेल्प यू। देयर इज वन वीडियो वे यू कैन फाइंड कि एक ही पैसेज से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऑलमोस्ट ऑल द रूल्स आप सीख सकते हैं। तो यू कैन गो दैट यू कैन गो टू अ चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, सो इट विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। बहुत से आप कम टाइम में आप जरूर सीख पाएंगे क्योंकि एक ही पैराग्राफ से मैंने कोशिश की है जितने ज्यादा रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। ओके, लुक एट दिस वन नाउ। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेटेड, आपका जो नीदर है, नीदर आपका क्या होता है ना। नीदर का मतलब नो वन, नो वन। नीदर ईदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, दो लोगों में से एक के लिए, नॉट मोर देन टू, राइट। सो अब इन दोनों में से नीदर का मतलब है ना तो ये और ना ये, कोई भी नहीं, ठीक है। सो नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स में से, क्योंकि कैंडिडेट्स यहां पे दो हैं, है ना, तो नीदर यानी उसमें से एक, कोई भी नहीं। डेमोन्स्ट्रेटेड देयर सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, यहां पर देखिए कि कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या कैंडिडेट्स, है ना। अगर कैंडिडेट्स हैं तो ठीक है, दिया उस हिसाब से है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा यहां पर कैंडिडेट्स नहीं है, सब्जेक्ट हमारा है नीदर, ठीक है, जो एक प्रोनाउन है अपने आप में, ठीक है, नीदर। सो नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेटेड, तो अब नीदर अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना है ना। तो यहां पर आप देखिए प्लूरल एक प्रोनाउन यूज किया गया विच इज रॉन्ग, तो यहां पर हमें एक सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अब आपके सिंगुलर जो क्या है प्रोनाउन है वो तो आपके दो होते हैं ना, एक आपका ही हो गया, शी हो गया, और एक इट हो गया, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव लगा है तो ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया एंड इट्स हो गया। क्या आप यहां पर इट्स लगाएंगे? नहीं, क्योंकि वो एक न्यूट्रल प्रोनाउन है, ठीक है, वो आप फॉर ह्यूमन बींग्स आप नहीं लगाते हैं, अनलेस क्या है वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, कोई बेबी है, राइट। प्लीज नोट इट डाउन, बेबी, कोई जो यंग बेबीज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप न्यूट्रल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इट, ठीक है। ओके, यहां पर इट तो नहीं आएगा। अब हिज और हर में, ठीक है, हिज आपका मस्कुलिन प्रोनाउन, हर आपका फेमिनिन प्रोनाउन, तो क्या आएगा? देखिए नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, आप को कैंडिडेट्स में से नहीं पता कि उनका जेंडर क्या है, ठीक है, वो जो दो कैंडिडेट्स थे उनका जेंडर क्या है, क्या वो मेल थे, फीमेल थे, या क्या एक फीमेल थी एक मेल था, यू डोंट नो दैट, राइट। सो जब आपको जेंडर पता नहीं है, ठीक है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तब आप यूज करते हैं आपका मस्कुलिन प्रोनाउन दैट इज ही, हिज, है ना। सो यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे हिज, हैज सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, राइट। यहां पर आप हर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हर का आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको पता है कि सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, जब वो पर्टिकुलरली मेंशन है। फॉर एग्जांपल यहां पर मदर होता, ठीक है, तो मदर क्या है, या वेट्रेस होता है ना, तो आपको पता है कि क्या ये तो फीमेल्स होती हैं, है ना, तो इसीलिए तब आप जाके हर इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए।
नेक्स्ट हम देखेंगे ओके नाउ वी कम टू द फिलर्स, ठीक है, फिलर्स है, डबल फिलर्स, ठीक है, पैटर्न है डबल फिलर्स। तो देखिए पढ़ेंगे सेंटेंस, शी हैड टू डैश हर प्रोजेक्ट बिफोर द डैश डेडलाइन टू एंश्योर इट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, शी हैड टू व्हाट, है ना, हर प्रोजेक्ट, उसे अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या करना था, बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, सो बिफोर द डेडलाइन क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले पढ़ते हैं, ओके यहां से हम शुरू करेंगे, चलिए नीचे से शुरू करते हैं, डीले, उसे अपना प्रोजेक्ट देरी से करना था, ठीक है, लेट लगानी थी, बिफोर द इमीडिएट डेडलाइन, इट डजंट मेक सेंस, अगर इमीडिएट डेडलाइन थी तो वो डीले क्यों करेगी, वो जल्दी से अपना प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश करेगी। सेकेंड देखिए ऊपर वाला देखिए स्टार्ट, शी हैड टू स्टार्ट हर प्रोजेक्ट बिफोर द स्ट्रिक्ट डेडलाइन, ठीक है, अगर क्या है आपकी डेडलाइन है, एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, ठीक है, अच्छा देखिए वैसे ही सेंस बना रहा है लेकिन दिस नॉट द आंसर, क्यों वो अभी हम देखेंगे। इस पर आता है अबैंडन एंड फ्लेक्सिबल, शी हैड टू अबैंडन हर प्रोजेक्ट, उसे अपने प्रोजेक्ट को छोड़ देना था बिफोर द फ्लेक्सिबल डेडलाइन, ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस। आपको अगर डेडलाइन मिली है तो आपको अपना प्रोजेक्ट करना होगा, आप उसे छोड़ोगे क्यों, तो डजंट मेक अ सेंस, राइट। अब ए पर आते हैं, फाइनलाइज एंड इम्पेंडिंग, सो शी हैड टू फाइनलाइज हर प्रोजेक्ट, उसे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना था, कब, बिफोर द इम्पेंडिंग डेडलाइन, इम्पेंडिंग मतलब आने वाली डेडलाइन जो फ्यूचर में आने वाली है, तो ये आपका ज्यादा करेक्ट सेंस बनाएगा। देखिए ये वाला सही था, स्ट्रिक्ट डेडलाइन ठीक है, सही एक एडजेक्टिव है, लेकिन स्टार्ट हर प्रोजेक्ट जो वर्ब यूज हुआ है वो उतना सही नहीं है। आप अपने डेडलाइन अगर आने वाली है ना, तो आप अपना जो काम है वो बेहतर होगा, क्या है ना, कि आप अपना काम खत्म करते हैं, फाइनलाइज करते हैं एक डेडलाइन से पहले, रादर देन उसको शुरू करना से, है ना। सो आप अपना डेडलाइन से पहले शुरू नहीं करोगे, आप खत्म करोगे उसे, है ना, इसीलिए ये वाला आपका नहीं था, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, फाइनलाइज एंड इम्पेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी द हाइकर्स फाइनली रीच्ड द डैश ऑफ द माउंटेन, कहाँ पर, किस तरीके के माउंटेन पर वो कहाँ मतलब कौन से पार्ट में वो माउंटेन के पहुंचे। देखिए हाइकर्स क्या करते हैं, ये आपका पहाड़ हो गया तो वो, है ना, पहाड़ चढ़ते हैं, वो रॉक्स को क्लाइंब करते हैं हाइकर्स, तो क्या वो बेस में जाके पहुंचेंगे माउंटेन के, नहीं, है ना, वो नीचे भी आ सकते हैं, बेसिकली हाइकर्स अगर ऊपर चले गए, है ना, तो वो नीचे भी आ जाएंगे, है ना, लेकिन तो ठीक है बेस भी वैसे हो सकता है बट यहाँ पर नहीं, है ना, वो क्यों आपको समझ में आएगा, क्योंकि दो आपको एक करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। समिट, समिट इज अ करेक्ट ऑप्शन जिसका मतलब होता है टॉप, है ना, तो वो क्या, जो टॉप पोर्शन है वो वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है आपका, ठीक है, एक एलिवेटेड एरिया, एक वास्ट एरिया, एलिवेटेड एरिया, है ना, तो वो माउंटेन में कहां से आ जाएगा, तो ये भी गलत आपका। वैली, वैली ऑफ द माउंटेन डजंट मेक अ सेंस, वैली क्या होता है, एक प्लेन रीजन जो सराउंडेड होता है किससे, माउंटेन से, ठीक है, हिल से, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अब देखिए यहां पर दो ऑप्शंस हो सकते थे, एक समिट एक बेस, तो अब इन दोनों में से कौन सा है, देखिए ऑब्सक्योर्ड, दूसरा है पेनोरामिक, ठीक है, सो ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड यानी अननोन, अननोन, लेटर क्या लिखा है देखिए, वे दे एंजॉयड अननोन व्यू और द ऑब्सक्योर्ड व्यू, तो ऐसी जगह जो अननोन है उसको आप कैसे इंजॉय करोगे, डजंट मेक अ सेंस, राइट, इसलिए ये आपका नहीं होगा। आपका करेक्ट यहाँ पर जो व्यू एक एडजेक्टिव होगा वो होगा पेनोरामिक, जिसका मतलब है अ वाइड व्यू। आप लोगों ने फ़ोन ज़रूर यूज़ किया होगा, स्मार्टफोन, उसमें कैमरे का जो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पेनोरामा उसमें एक व्यू आता है जिसमें वाइड एंगल की एक फ़ोटो खींची जा सकती है, पूरा 180 डिग्री का उसमें जो एक व्यू है वो एक ही फोटो में आ जाता है, राइट, सो दैट्स ए पेनोरामिक व्यू, राइट, एक वाइड व्यू। सो व्हेन दे रीच टू द टॉप तो वहां से आपको बड़ा सा व्यू दिख जाता है, तो इसीलिए आपका सॉरी ये सेकेंड है समिट एंड पेनोरामिक, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू डैश द dash of the new drugs on patients. So the scientists conducted a series of experiments. क्या करने के लिए, to assess यानी चेक करने के लिए, evaluate करने के लिए, सही है, to ignore करने के लिए क्या, of the new क्या, है ना। अच्छा देखिए efficacy यानी कितना ज्यादा कोई efficient है, तो
न्यू ड्रग कितना ज्यादा एफिशिएंट है वो चेक करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो करेक्ट है हमारा। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, इग्नोर द रिस्क ऑफ न्यू ड्रग, क्यों करेंगे इग्नोर वो रिस्क नए ड्रग के, फॉल्स। डेमोन्स्ट्रेट साइड इफेक्ट्स, है ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्या साइड इफेक्ट्स ऑन न्यू, तो को पेशेंट्स पर, ठीक है, साइड इफेक्ट्स करने के लिए क्यों, साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए क्यों वो, है ना, जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करेंगे, कौन परमिशन देगा, उतना ज़्यादा परफेक्ट ये नहीं है। ठीक है, मिनिमाइज डोजेज, कॉन्टेक्चुअली उतना ज़्यादा कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है, कि वो मिनिमाइज करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या जो डोजेज को मिनिमाइज करने के लिए वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ सेंस नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, एसेस एंड एफिकेसी। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखिए आपका मैच द कॉलम्स यहां पर है, तो देखेंगे फर्स्ट वाला, एडोल्फ हिटलर वाज इम्प्रेस्ड बाय पॉपुलिस्ट एंड डैश एंड द एंटी लिबरल बोर्गवा एजिटेशन। ओके, देखिए पॉपुलिस्ट डैश एंड एंटी लिबरल, आपको यहाँ पर कुछ सिमिलर सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए एंटीसेमिटिज्म। अगर आपको पता है तो एंटीसेमिटिज्म क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज, है ना, तो हिटलर किल ऑल ज्यूज, राइट, he killed many of the Jews. So एंटीसेमिटिज्म वही है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस ज्यूज के अगेंस्ट, तो यहां पर आपका आ जाएगा एंटीसेमिटिज्म यानी सी। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस कि जो हिटलर था वो इंप्रेस हुआ था एंटीसेमिटिज्म से और एंटी लिबरल बोर्गवा एजिटेशन से। ठीक है, ओके, ग्रामेटिकली भी सही है, ठीक है, बस आपको एक नाउन फिट करना है यहां पर। देन बी, ही यूज्ड अ डैश स्टाइल, किस तरीके का स्टाइल, क्या सपोर्ट एक स्टाइल है, नो, सपोर्टिव एक एडजेक्टिव हो सकता है बट सपोर्ट एक एडजेक्टिव नहीं है। यहां पर एक वर्ड है रैबल राउजिंग। व्हाट इज रैबल राउजिंग, एक इस तरीके का राइटिंग स्टाइल, एक इस तरीके का स्पीकिंग, यू नो, जहां पर लोग को आप प्रोवोकेट कर सकते हैं, you can right provoke people, right, you can agitate people, जहां पर आप उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बिहेव करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए आप उनको स्टिमुलेट आप कर सकते हैं, उनको आप प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रैबल राउजिंग यहां पर है। ठीक है, तो ए बी, देखिए अभी तक ए बी और ए सी हमारा बना है। लेट्स चेक ये वाला, when asked whether he supports the idea, when asked आपका यूज हुआ है क्या, पास्ट फॉर्म, when asked, जब उससे पूछा गया था, तो आप आगे भी पास लेकर चलोगे तो यहां पर क्या आएगा, whether he supported, लेकिन ये देखिए प्रेजेंट में हमारे पास है, हेंस ये मैच नहीं होगा। हेंस आपका जो करेक्ट है वो है ए बी एंड ए सी। तो क्या हमें ए बी एंड ए सी यहां पर दिख रहा है? ओके, अच्छा, आई एम सो सॉरी, ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, डी ई एफ होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी ए बी सी आ गया, बट कोई बात नहीं, देखिए वही बात है, ए और एफ हो जाएगा फिर आपका, है ना, और फिर इसका हो जाएगा, देखिए ए और फिर दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर बी और ए, है ना, तो ये हमारा था बी और ए, बी और डी, है ना, सो ए एफ एंड बी डी, ए एफ एंड बी डी, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ए एफ एंड बी डी, ए एफ यानी ये वाला, ठीक है, और बी डी आपका यानी ये वाला, राइट। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी क्या है आपका, देखिए फिलर्स है, लेकिन दूसरा एक क्या है आपका पैटर्न यहां पर है। 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें से आपको कोई 2 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो दोनों इस ब्लैंक में फिट हो सकते हैं। आपको फिर करेक्ट पेयर यहां पर से ढूंढना है, और 2 वर्ड्स कैसे रहेंगे जो ऑब्वियसली एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, सो देखिए, द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डैश यूज ऑफ द डेटा, किस तरीके का यूज डेटा का, ठीक है, किस तरीके का यूज है डेटा का, है ना। तो देखिए क्या लगता है आपको, कंप्लीट, क्या कंप्लीट का यहां पर कोई सिनोनिम है? कंप्लीट, इनफोर्स, बेनिफिशियल, ट्रांसफरेबल, फेवरेबल, हेल्पफुल, नहीं। एनफोर्स्ड, क्या एनफोर्स का कोई यहां पर सिनोनिम है? एनफोर्स, बेनिफिशियल, ट्रांसफरेबल, फेवरेबल, हेल्पफुल,
नहीं है। बेनिफिशियल का क्या एक सिनोनिम यहां पर है, देखिए बेनिफिशियल, फेवरेबल एंड हेल्पफुल। बेनिफिशियल एंड फेवरेबल, कुछ चीज अगर आपको बेनिफिट करती है तो उसका मतलब है कि वो चीज आपके फेवर में है, यानी आपके वो एक बेसिकली दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट, है ना। तो ये दोनों आपके यहां पर सिनोनिम है। ट्रांसफरेबल का यहां पर कोई सिनोनिम नहीं बचा, हेल्पफुल का भी कोई सिनोनिम नहीं बचा। सो बेनिफिशियल एंड फेवरेबल यहां पर आएगा बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा और फेवरेबल यूज ऑफ डेटा, दैट इज सी एंड ई, सी एंड डी, फोर्थ आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, unauthorized leaks, hacking and other cyber crimes have dash databases vulnerable। किस तरीके से ये जो क्या है हैकिंग है और साइबर क्राइम्स है, उन्होंने डेटा को किस क्या उनको वल्नरेबल उन्होंने क्या छोड़ दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ में आता है। सो फुलफिल डेटाबेस वल्नरेबल, फुलफिल का क्या यहाँ पर है, नहीं, है ना। लेफ्ट का क्या कोई सिनोनिम है, हाँ है, वो है रेंडर्ड। सो रेंडर्ड का मतलब भी होता है लेफ्ट, यानी एक स्थिति में छोड़ देना, राइट। तो आपका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा लेफ्ट एंड रेंडर्ड, जो करेक्ट आपका पेयर है। सो बी एंड एफ आपका, ये देखिए लास्ट ऑप्शन। ऑब्लाइज्ड नहीं, है ना। असाइंड, इम्पोज, अलग अलग ये वर्ड्स हैं, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड एफ। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर, it must give policymakers a dash of satisfaction that the slowdown seen during the last fiscal year and in the first quarter has been reversed. So it must give policymakers a dash of satisfaction. किस तरीके का satisfaction, है ना, a dash of satisfaction, तो किस तरीके का एक satisfaction, ठीक है। allocation, क्या allocation, allocation, ठीक है, वैसे भी an allocation होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई क्या है एक सिनोनिमस का है नहीं, ठीक है। मेजर एंड बिट, ये दो आपके हैं जो आपकी क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है। सो बाय सेइंग अ बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन, अब मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कुछ हद तक का एक सेटिस्फैक्शन जिसको आप थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बी एंड डी करेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन एक अलग वर्ड है, प्रोसीजर अलग है, डीड अलग है, इनके कोई यहाँ पर मिलते जुलते शब्द आपस में नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ओके, नाउ वी कम टू आ पैसेज, है ना, क्लॉज टेस्ट। यहाँ पर देखिए, इकोसिस्टम्स आर डैश वेब्स ऑफ लाइफ। वेब्स क्या होता है, एक जाल। अब जो जाल होता है वो किस तरीके का होता है ना, कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर वो रहता है, ठीक है। वेब ऑफ लाइफ, तो वेब ऑफ लाइफ क्या वो क्लियर वेब है, वेब एक क्लियर नहीं होता है। क्या वो इजी होगा, नहीं होगा। क्या वो इंट्रिकेट होगा, हाँ इंट्रिकेट होगा, क्योंकि इंट्रिकेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स, कुछ चीज जो कंफ्यूजिंग है या कॉम्प्लेक्स है या डिटेल्ड है। सो इंट्रिकेट वेब्स एक करेक्ट एडजेक्टिव यहां पर होगा। लिम्पिड अपैरेंट का दोनों का मतलब होता है क्लियर, तो बाकी के चार आपके सिनोनिम्स है, इंट्रिकेट एक ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा इंट्रिकेट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहां पर। ओके, दीज डैश एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है। देखिए, ecosystems are intricate webs of life that encompasses both living organisms and their physical environment। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्या है, एक सिस्टम यहाँ पर है। These dash and interconnected system, वो आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, फंडामेंटल टू द हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ प्लैनेट। तो किस तरीके का एक सिस्टम है ना, These unanimous system, यानी एक ऐसा सिस्टम जो साथ में मिलकर के काम कर रहा है, यूनानिमस, ठीक है। यूनाइटेड अगेन क्या है, एक एकता में जो काम कर रहा है ना। डाइवर्जेंस एंड देन डिसेंट, डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग जाना बेसिकली, है ना। ये लेकिन क्या है आपका एडजेक्टिव नहीं है। डिसेंट, डिसेंट का क्या मतलब है, एक एंटीथेसिस एक्सप्रेस करना, अपोजिशन शो करना, क्या आप एग्रीमेंट में नहीं है। डिस्कॉर्ड शो करना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आपका करेक्ट वर्ड होगा डाइवर्स। सो दीज डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। अगर अलग अलग चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो वो डाइवर्स ही होगी, है ना। कुछ अलग स्पीशीज होंगी तो ये एक अलग वेराइटी होगी, तो कुछ अलग स्पीशीज होंगी, ठीक है। सो यहां पर डाइवर्स, यहां पर एक करेक्ट आपका एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड वाला, देखिए
Ecosystems come in various forms, from lush rainforests teeming with diverse plant and animal species to arid deserts where life has dash. लाइफ क्या रह चुकी है, ठीक है, adapted, adopted, adhered, admonish, animosity. Animosity का क्या मतलब होता है, hostility, है ना, hostility एक violent feelings, violent feelings. Admonish का क्या मतलब रहता है, warning, किसी को reprimand करना, यहाँ पर दोनों नहीं सेंस बनाएंगे. Adhered मतलब फॉलो करना, लाइफ हैज adhered, doesn't make a sense. तो यहाँ तो अब adopted क्या है, अपनाना, है ना, जैसे ऑर्फेन्स को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, या किसी भी चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, आप पेट्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है. अडेप्टेड यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा. अडेप्टेड मतलब एक सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को, या आपके जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने आप को क्या कर देना, मॉडिफाई करना, ठीक है, अडेप्ट करना, ठीक है, बेसिकली अपने आप को उसमें मोल्ड करना, ठीक है. सो अडेप्ट यहां पर एक करेक्ट सेंस होगा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ वाला देखिए. To extreme conditions, at the heart of every ecosystem are the primary producers, often plants which dash, which what, which capture energy from the sun. Capture आपका सही शब्द है, ठीक है. रैप्चर का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, डजंट मेक अ सेंस. डिफीट मतलब हराना, लॉस सेम है, ठीक है. एसेंट मतलब ऊपर उठना, ठीक है, डजंट मेक अ सेंस. तो कैप्चर यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा जो एक वर्ब है. नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस एनर्जी इज देन व्हाट, थ्रू द फूड चेन. कैसे ये एनर्जी होती है, तो यस, ट्रांसफर्ड, इजी ना, ट्रांसफर्ड ये होती है, बाकी के आपके नहीं सेंस यहाँ पर बनाएंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे, थ्रू द इकोसिस्टम यहां पर हो गया. देन फ्रॉम दीज बायोटिक इंटरैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम दीज बायोटिक इंटरैक्शन. ओके, सो अमंग फ्रॉम दीज, क्या अमंग फ्रॉम दीज साथ में आ सकता है, नहीं. पार्ट फ्रॉम दीज नो, बिटवीन फ्रॉम दीज नो, बिसाइड फ्रॉम दीज नो. ये तो आपके अपने आप में ही क्या है, कुछ कंजंक्शंस हैं, ठीक है. तो ये क्या है ना, आपके क्या होगा, सॉरी मतलब ये क्या है, आपके प्रपोजिशंस है ना. तो ये आपका नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप फ्रॉम यूज करते हैं, वो है अपार्ट. अपार्ट फ्रॉम दीज यानी इनसे अलग, है ना. ये भी हैं लेकिन इनसे भी और कुछ हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पर करेक्ट वर्ड यहाँ पर होगा, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे सेवेंथ वाला. A shift in temperature or precipitation patterns can lead to displacement of species or even ecosystem. हम लास्ट वाली लाइन पढ़ रहे हैं. और even ecosystem what, है ना. देखिए किस तरीके का ये सब रह जाएगा, है ना, ठीक है. अगर गड़बड़ हुई, हम इन्वायरमेंट में अगर कुछ फैक्टर अगर लैक कर गए, तो क्या हो सकता है, शिफ्ट इन टेम्परेचर होगा, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज हो सकता है, ठीक है. फिर और क्या हो सकता है, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज के बारे में, ठीक है. तो इकोसिस्टम कोलैप्स, यानी इकोसिस्टम हमारा पूरी तरीके से बिखर सकता है. यहाँ पर कोएलिस का मतलब होता है कंबाइन करना, कोऑपरेट आप जानते हैं, कोलंड्रम मतलब एक स्पेसिफिक एक डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉफनी आप जानते हैं कि एक डिस्कॉर्ड, है ना, एक डिसएग्रीमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कोलैप्स. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहां पर देखिए, द ऑथर्स एलोक्वेंट प्रोस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस लीविंग देम हैंग टू एवरी वर्ड. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन यहां पर है. लीविंग देम व्हाट, एक आपको क्या करना है, स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है. सो द करेक्ट वर्ड बी लीविंग देम हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड, राइट. तो टू हैंग ऑन एवरी वर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ही, फर्स्ट जो आपका फ्रेज है ना, वही आपका करेक्ट यहां पर ऑप्शन है. नेक्स्ट हम देखेंगे, द साइंटिस्ट अंडर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च led to what, revolution advance. doesn't make a sense. led to what, led to a revolutionary advancements. देखिए advancements प्लूरल लगा है, लेकिन आपका इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा है, सिंगुलर तो नहीं होगा, है ना. देन रिवॉल्यूशनरी एडवांसमेंट्स यहां पर करेक्ट हो सकता है, जहां पर रिवॉल्यूशनरी आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडवांसमेंट को वो डिफाइन कर रहा है, तो ये करेक्ट हो सकता है. रिवॉल्यूशनरी एडवांस्ड,
ये सेंस नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें लेट टू वॉट, एक नाउन हमें चाहिए, हो सकता है वो किसी एडजेक्टिव से क्या हो, डिफाइंड हो। तो करेक्ट वो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकेंड वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर The chef's culinary skills were unparalleled and his dishes were gastronomy delightful. Gastronomy delightful क्या मतलब सेंस होता है ना। Gastronomy जो शब्द है उसका मतलब होता है related to the knowledge of food. एक ऐसा पर्सन, ठीक है, या एक ऐसे स्किल कि आपको पता है किस तरीके का फूड कैसा टेस्ट करता है, कौन सा फूड कहाँ पर मिलता है, कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में ये सब। सो गैस्ट्रोनॉमी डिलाइट एंड गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स एंड गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइटफुल। गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स यहाँ पर सही होगा। देखिए गैस्ट्रोनॉमिक एक एडजेक्टिव है और डिलाइट्स एक नाउन है, तो ये आपका सही होगा। यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमिक एडजेक्टिव है लेकिन डिलाइटफुल भी एक एडजेक्टिव है, सो नहीं, नाउन कहाँ है, हमें एक नाउन भी चाहिए, है ना। डिशेज वो क्या, तो गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स। गैस्ट्रोनॉमी यहाँ पर जो है, गैस्ट्रोनॉमी यहाँ पर एक नाउन है और डिलाइट भी एक नाउन है, ठीक है, तो नहीं कुछ सेंस बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रेक ऑफ देयर आंसर्स बिफोर द सबमिटिंग देयर एसेज, ठीक है, ब्रेक ऑफ, स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अपने जो आंसर्स हैं उनको क्या कर लें, ब्रेक कर लें। अब ब्रेक यहाँ पर आपको एक सही फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो होगा ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन का मतलब बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, राइट, इन ऑर्डर टू गेट ए क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिटी के लिए उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक इन आपको पता है बार्ज, टू बार्ज इनटू समथिंग, ठीक है, एक फोर्सफुल एंट्री, किसी जैसे चोर घुसते हैं, है ना। तो ब्रेकअप यानी एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, या स्प्लिट करना किसी चीज को, ठीक है। ब्रेक ऑफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के लिए जब लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाती है, कुछ चीज ओवरफ्लो कर जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे Okay, the team had to carry with the new project despite facing many challenges along the way. तो carry with the new project यानी काफ़ी challenges के बाद भी जो टीम ने अपने जो प्रोजेक्ट थे उनको क्या किया, carry with किया। So carry with कैसे ही है, नहीं, carry with का मतलब होता है अपने साथ ले जाना, है ना, तो नहीं होगा। carry on आपका करेक्ट होगा, carry on यानी कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो डिस्पाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वो अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखे, है ना। सो कैरी ऑन, कैरी ऑफ नहीं यहाँ पर होगा, एंड कैरी इन भी कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। कैरी ऑफ बेसिकली एक डिफिकल्ट सिचुएशन को जब आप कर लेते हैं अचीव, उसको आप फेस कर लेते हैं, ठीक है, यू अचीव समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट, सो कैरी ऑफ आप तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेंस कैरी ऑन यहाँ पर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। ये 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए इंपॉर्टेंट, जिस तरीके का आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है आपका इंग्लिश सेक्शन में एग्जाम में, ठीक है। सो हम लोगों ने किए एरर डिटेक्शन पर, क्वेश्चन बेस, फिलर्स पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, डू इट वेल, बी कॉन्फिडेंट एंड you know, trust in yourself and do whatever it is, right? So thank you so much once again, all the very best, take care and bye bye. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है करण सरदाना। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो एओ का पेपर है 19 को होने वाला है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांट का रिवीजन। क्वांट में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आपने हमारे फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करे होंगे, नहीं किए तो अभी जाके अटेम्प्ट करिएगा। इस सेशन के बाद देखिएगा आपके क्वेश्चंस कितने हो पा रहे हैं। चलिए तो क्वांट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन क्वांट के करेंगे आज के हम सेशन में। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पेपर में जो क्वांट के क्वेश्चन आएंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन। इसमें कंप्यूटर का भी पार्ट रहेगा, तो आपको 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी देखने को इसमें मिल सकते हैं, राइट। बाकी क्वेश्चन आपके इसके अंदर मैथ्स के आएंगे आउट ऑफ 200। अच्छी बात यह है कि आपका टाइम जो है वो कॉम्पोजिट है, तो आप अपना बाकी सेक्शन, प्रोफेशनल, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, वो पहले खत्म कर लेना, एंड में ही क्वांट को छेड़ना, क्योंकि क्वांट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको हमेशा लास्ट में करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एवरेज सेल ऑफ शॉप ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे का जो एवरेज है दैट इज 44,000, ये एवरेज है। ऐसे ही ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का जो एवरेज है वो है 36,000। एंड जो थर्सडे की सेल है वो हाफ ऑफ मंडे भी दिया हुआ है। आपको ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज सेल बताना है।
ठीक है, अब देखिए ये आपको एवरेज दिया हुआ है, तो आप इनका टोटल निकाल लो। 3 लोगों का एवरेज इतना है तो टोटल कितना हुआ 132 के, ऐसे इनका टोटल कितना हो जाएगा 108 के। माइनस कर दो, तो मंडे माइनस थर्सडे का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 24,000, माइनस करके उधर माइनस कर दिया। अब थर्सडे का वैल्यू जो है वो मंडे का हाफ है, तो यहां से आपको मंडे की वैल्यू मिल जाएगी। मंडे में से मंडे का हाफ माइनस करोगे तो मंडे का हाफ 24,000 आ जाएगा। सो मंडे का वैल्यू 48,000, यानी कि इन तीनों के टोटल में से मुझे मंडे मिल गया 132 में से 48 माइनस करो तो 84 आया। ये किसका टोटल आ गया, बाकी दो का। इनका एवरेज बताना है तो डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। मेरा आंसर हो जाएगा 42,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आप वीडियो को स्लो मोड पे चला के भी देख सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, सतीश स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी। आफ्टर 6.5 आवर्स उसने, पता चलता है कि 20% ही कवर किया है। सो पूरे डिस्टेंस का जहां उसे जाना था वो उसने 20% 6.5 आवर्स में कवर किया है। फिर आगे वो जाता है, यहां पे वो एम पॉइंट पे पहुंच गया। नाउ सतीश स्टार्टेड फ्रॉम एम टू द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ये इसका मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट मतलब 50% पे होगा। अगर ये 20 यहाँ कवर कर लिया था तो बाकी 30% कवर किया होगा। सो वो यहां से मिड पॉइंट तक जाता है और फिर वापस आता है, उसको 29.25 लगते हैं। मतलब ये 30% जाना में और वापस आना में उसको 29.25 आवर्स लगते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट टाइम ही विल कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अगर ये पूरा डिस्टेंस उल्टा आता तो कितना टाइम लगता। देखो 20% जाने में 6.5 घंटे लगे, 6.5 घंटे। ठीक है, और ये 30% जाना और 30% आने में इतना लगा है, तो पहले जाने का निकालते हैं। 20% में इतना टाइम लगा तो 10% में इसका हाफ लगेगा 3.25। इसको ऐड कर दो तो 30% जाने का आ गया ना, कितना आया ऐड करके 9.75। तो 30% आने जाने का आपको पता है और आपको आने एक साइड का पता चल गया, जाने का। वापिस आने का कितना होगा निकाल लो, 29.25 माइनस 9.75, ये 19.5 आवर्स आ जाएगा, जो कि 30% बैक आने में लगा है, रिवर्स। तो जब 30% बैक आने में इतना लगा, अब आप पूरा 100% भी निकाल सकते हो। 30% जाने में 19.5 घंटे लगते हैं, तो पहले 10% निकाल लो 3 से डिवाइड करके 6.5 आवर, और फिर 100% निकालने के लिए क्या करना है, बस इसको 10 से इंटू करना है। 65 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक मर्चेंट ने 1300 किलो चीनी बेची है, जिसमें से कुछ पार्ट उसने 8% लॉस पे बेचा है, बाकी 18% प्रॉफिट पे बेचा है। ओवरऑल उसको 2% का गेन हुआ है, तो उसने सेकेंड वाले पे कितना सामान बेचा था। एलिगेशन का सवाल है, पहले पे 8 लॉस हो रहा है, दूसरे पे 18 प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल 2 का लॉस हो रहा है। एलिगेशन लगाओ, बड़े में से छोटे को माइनस करो डायगनली, तो 18 माइनस 2, 18 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, और -2 में से -8 को माइनस करो, बिगर माइनस स्मॉलर, ये प्लस हो जाएगा। तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, यानी कि ये जो सामान बेचा गया है 20:6 पे बेचा गया है, कहने का मतलब 10:3 में। तो 1300 किलो को 10:3 में बेच दो, यानी कि पहले पे 1000 बेचा होगा, दूसरे पे 300। आपसे दूसरे वाला पूछा है तो आंसर आ जाएगा 300 किलो। आई होप ये क्लियर है। चलिए अगला सवाल आता है, वाइन एंड वाटर है, और उन तीन कंटेनर है अलग अलग, जिसमें वाइन एंड वाटर का रेशो हमें दे रखा है। एक वाइन एंड एक वाटर, 3:2, 7:3, 11:4। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तीनों को इक्वली मिक्स कर रहे हैं, ये दिया हुआ है राइट, इक्वल क्वांटिटी। फाइनल वाले में क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, इन सबको बस इक्वल करके मिक्स कर देना है। इन सबका टोटल कर लेते हैं, ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। इनका एलसीएम ले लो 30। 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को 6 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो मिल्क आएगा, वाटर आएगा, उसको अलग अलग ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें इनको इक्वली मिक्स करना है, तो पहला मल्टीप्लाई करके 18 12, दूसरा जो है वो 21 एंड 9, और तीसरा जो है वो 22 एंड 8। तो इधर ऐड करो 71, उधर ऐड करो 29, आंसर आ गया, सॉरी ये 61 आएगा, 61 एंड 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको ना पेपर में अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी मिलेंगे, डीआई भी मिलेगा, और कुछ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का, लेकिन मेंसुरेशन पे है। सिलेंडर की रेडियस को अगर हम बढ़ा रहे हैं 25%, हाइट को चेंज नहीं कर रहे, हाइट को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार होता है। तो आपकी रेडियस 25% बढ़ रही है, 25% का मतलब 1/4। मान लेते हैं आपकी रेडियस पहले 4 थी, ठीक है, अभी क्या है, उसके ऊपर 1 बढ़ गया है, क्योंकि 1/4 बढ़ गई है, तो अभी वो इंक्रीज होके 5 हो गई। तो अगर आप देखोगे इसके वॉल्यूम के रेशो में पाई पाई सेम, एच एच इज सेम, इसको मल्टीप्लाई करो तो रेशो आ रहा है 16:25। अब आप बता सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। 9 इंक्रीज हुआ है 16 पे इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 56.25 पॉइंट्स में आएगा अगर आप निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट के ऊपर। फ्रेश फ्रूट में इतना पानी है 72, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट? तो मान लेते हैं कि हमें मिलेगा इसमें x kg। अब 100 kg फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है 72, तो बाकी का पल्प कितना बचा 28%। और इसमें हमने लेट कर लिया कि ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा, मान लो x kg, इसमें कितना पानी है 20%। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का पल्प निकाल के इक्वेट कर रहे हैं। पहले का पल्प 28 है, दूसरे का अगर वाटर 20 है तो पल्प होगा बाकी का 80%। बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास 28 इज इक्वल टू x इंटू 4/5, 80% होता है, तो ये 4 से 7 पे कैंसिल हो गया, और 7 इंटू 5 अगर आप करोगे 35 kg। अगर लीटर में है तो लीटर में, किलो में है तो किलो में, ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो पल्प को इक्वेट करना होता है इसमें, और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा एफिशिएंसी और टाइम बेस्ड। ए जो है वो बी का थ्राइस है, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 3:1 है। एंड ए टेक्स 10 days लेस देन बी, 10 days लेस देन बी। तो यहाँ जो एफिशिएंसी है वो 3:1 है। टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा, इनवर्स, 1:3। टाइम का गैप मुझे 2 दिख रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 10 होना चाहिए, तो 5 से इंटू करेंगे। ए को 5 days लगेंगे, बी को 15 days लगेंगे। आपसे पूछा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है क्या? ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सीधा बता सकते हैं। 75/20 यानी कि 15/4 अगर आप सॉल्व करोगे, राइट। दोनों मिलके ए बी अपॉन ए प्लस बी डेज में करेंगे, अगर दोनों के दिन अलग अलग दे रखे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ट्रेन का सवाल है। 2 trains which are 250 meter long each and they cross each other in 9 seconds. If first train is moving 3 times as fast other, find the speed of faster train. तो अगर एक की ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं, दूसरे की 3x, दोनों की स्पीड हो गई 4x। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? दोनों की लेंथ लेंगे 250 प्लस 250, और टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड। लेकिन ये जो यूनिट आई ये मीटर पर सेकेंड आई, 500/9 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये 100 पे कैंसिल हो गया, और ये 2 पे, तो ये 200 आ गया। 4x की वैल्यू 200 है, तो x की वैल्यू 50। आपको ना फास्ट वाले की बतानी थी, फास्ट वाले की 3x, तो आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक की स्पीड 50 है तो दूसरे की ट्रिपल होगी, 150, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप 19 आर्टिकल ले रहे हैं, कहीं पे एक फ्री मिल रहा है आपको, तो डिस्काउंट कितना है? तो 19 लेने पे एक फ्री है, तो शॉपकीपर ने 20 आर्टिकल दिए और उसमें से एक फ्री है, तो 1 फ्री है 20 में से, ना कि 19 में से।
तो ये आपका 5% आएगा। नीचे आपको टोटल आइटम लिखने हैं, एक फ्री है, 19 लेने पे तो टोटल 20 दिए जिसमें से एक फ्री है। वेरी सिंपल। अगला सवाल है हमारा फिर से मेंसुरेशन पेरीमीटर। एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर मोर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो है 60, और ये 400% है ऑफ इट्स विड्थ। 400% मतलब 4 गुना ऑफ इट्स विड्थ, तो यहाँ से ब्रेड्थ भी आ जाएगी डिवाइड करके 15, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। पहली लाइन में आपको क्या दिया था कि स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से 10 ज्यादा है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो अब निकल जाएगा, 2l प्लस बी होता है वो, तो ये 2 इंटू 75 कितना आया 150। 150 से 10 ज्यादा है मतलब 160 है स्क्वायर का पेरीमीटर, और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, 4a उसका पेरीमीटर हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 40। आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। इफ ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 8 सेंटीमीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर, then find the total cost of constructing the street at the rate of 22। तो अब ये जो आपका स्क्वायर था ये आपको पता चल गया 40 बाय 40 का, इसके चारों तरफ ना 8 बाय 8 की एक सड़क बनाई है, तो इस सड़क का खर्चा कितना आएगा। तो पहले तो इसका एरिया निकालो, बाहर के एरिया में से बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करेंगे, लेकिन बाहर का एरिया क्या होगा, 8 इधर से बढ़ा 8 इधर से बढ़ा तो 16 बढ़ गया, यानी कि बाहर वाले की साइड 56 हो गई, अंदर वाले की 40। 56 के स्क्वायर में से 40 का स्क्वायर माइनस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, ये एरिया आ गया। और कॉस्ट क्या है 22 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये एरिया है, इसको 22 से इंटू कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिगेशन पे। मिल्क इन वाटर, there are two buckets x and y containing mixture of milk and water। मिल्क जो है पहले में a-7 है, पहले में मिल्क a-7 है, दूसरे में मिल्क है a प्लस 14%, परसेंट ना देके कुछ a में लिख दिया कोई बात नहीं, और फाइनली a प्लस 11 है। तो आप एलिगेशन लगाइए ना, आपको ये पता चल जाएगा ये दोनों किस रेशो मिक्स किए। उसके लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को इधर माइनस करते हैं तो ये 3 रह जाएगा, ए तो कैंसिल, 14 में से 11 गए 3, और इधर माइनस करो, ए से ए कट गया, 11 में से -7 करोगे माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि आपने ये जो सामान मिलाए हैं दो मिक्सचर, ये किस रेशो मिलाए हैं 1:6 में, और 56 लीटर का मिक्सचर बना है। अब आप बता सकते हो पहला कितना लिया दूसरा कितना लिया, 56 को इस रेशो में डिवाइड करो, इसका टोटल 7 है, हमें 56 बनाना है तो 8 से इंटू कर देते हैं, पहला 8 मिलाया होगा दूसरा 48 मिलाया होगा, हमसे फर्स्ट वाला पूछा है तो फर्स्ट वाला वुड बी 8 ओन, राइट, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर्स के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट नंबर के ऊपर है, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आ सकता है। अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे से 2 छोड़ते हैं, ये किसके स्क्वायर पे जाएगा 4 पे, 1 किसके स्क्वायर पे आता है 1 या 9, 4 को 5 से इंटू करेंगे 20 से ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा वाला आंसर लगाएंगे 49। इसका आप निकालेंगे तो 70 से कम दिख रहा है 4900, तो वैसे ही गेस कर सकते हो 69। ये किसका क्यूब होता है मालूम होना चाहिए 18, और क्यूब रूट निकालना है तो पीछे से 3 जोड़ो, ये किसके क्यूब पे जा रहा है 1 पे, और 2 का 8 करना है, 8 का 2 करना है, 3 का 7, 7 का 3 पीछे, ये शॉर्टकट होता है इसका, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियोस देख लेना बहुत सारी हैं। तो ये ऐड कर लो 118 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 117 आ जाएगा, माइनस करके आपका आंसर 1, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगला क्वेश्चन है सक्सेसिव इंक्रीजेस पे। आपके गांव की एक पॉपुलेशन है 64,000, पहले साल वो 10% बढ़ती है, अगले साल वो 25% डिक्रीज हो जाती है, उसके बाद वो 5% बढ़ती है, तो बताओ 3 साल बाद कितनी होगी। तो पहले 64,000 थी, उसके बाद 10% बढ़ी मतलब 110% हो गई, फिर उसके बाद वो 25% कम हुई मतलब 75% हो गई, फिर वो 5% बढ़ी मतलब 105% हो गई, बढ़ रही है तो प्लस कर दो 100 में, कम हो रही है तो माइनस कर दो 100 से, और इसको सॉल्व कर लो।
110% को हम 11/10 लिख सकते हैं, 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं, 105% को 21/20 लिख सकते हैं बस। तो ये 800 से आपका 800 कट जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 11 कितना होगा 231 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 693 इंटू 800। ये आपका आंसर आएगा 00। 8 3 ज़ा 24, 2 8 9 ज़ा 70, 2 and 4 7, 8 6 ज़ा 48 प्लस दिस 554400। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, प्लस करना है तो 100 में प्लस, माइनस करना है तो माइनस। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस पे। एक बंदे ने 78 पे बेचा, उसको डबल प्रॉफिट हुआ उससे जब वो 69 पे बेचता था। तो पहले वो 69 पे बेचता था, कुछ प्रॉफिट होता था, अब वो 78 पे बेचता है, अब भी कुछ प्रॉफिट होता है, पर अब डबल प्रॉफिट होता है। तो अगर मान लो सीपी हमारा एक्स है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना था 78 माइनस एक्स, और जब 69 में बेच रहा था तब कितना प्रॉफिट था 69 माइनस एक्स। तो ये जो प्रॉफिट है वो इसका डबल है। प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है ना, एसपी माइनस सीपी। यहां से सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 60, राइट। अगला क्वेश्चन है ट्रेन वाला। दो ट्रेन है जिसकी लेंथ का रेशो है 2:1, और ये एक बंदे को पार करती हैं। प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, 3:5 उसका टाइम टेकन का रेशो। आपको लेंथ का भी रेशो पता है, आपको टाइम का भी रेशो पता है, और स्पीड एक की दे रखी है 140, दूसरे की निकालनी है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड 140 है इधर, दूसरे की हमें निकालनी है लेट से y। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब ये ट्रेन उस बंदे को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, इसकी खुद की लेंथ, पहले की लेंथ हम 2a ले लेते हैं, और उसको टाइम लग रहा है, टाइम का रेशो 3:5 है तो इसको 3t ले लेते हैं। ऐसे ही उधर वाले को जब दूसरी ट्रेन अपने आप को पार कर रही होगी तो उसकी लेंथ हो जाएगी l, और टाइम लग रहा है 5, तो 5t, मैंने ll लिया डिस्टेंस और टाइम लिया tt। बस हो गया सॉल्व। अब इसको यहां से आप क्या करो, l/t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो l/t की वैल्यू 5y आ गई। ये l/t की वैल्यू 5y आ गई। बस यहां से आपको y मिल जाएगा, 10 से ये कट गया, तो y का वैल्यू 42 आ रहा है किलोमीटर पर आवर में। आगे आप निकाल लेना, मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो 5/18 कर लोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल है टाइम एंड वर्क। A is twice as good as B and also thrice as good as। तो एफिशिएंसी का रेशो एक तरह से मिल गया। ये ट्वाइस है बी से और थ्राइस है सी से, दोनों से डबल भी है ट्रिपल भी है, तो इसको 6 ले लेते हैं। ये डबल है बी से तो ये 3 हो गया, और ये ट्रिपल है सी से तो वो 2 हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। आगे दिया हुआ है A takes 12 days less than the time in which C can do। तो A और C में टाइम का गैप पता है, एफिशिएंसी का रेशो आपको मिल गया है। आप क्या करो, आप टाइम का गैप देखो। एफिशिएंसी का रेशो कितना है 6:2, तो टाइम का रेशो उल्टा होगा 2:6 मतलब 1:3। गैप 2 दिख रहा है पर क्वेश्चन के हिसाब से 12 होना चाहिए, तो हमें 6 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा टाइम 6 और ये 18। अब देखो एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल होना चाहिए। अगर ये 36 आ रहा है, इधर भी 36 आ रहा होगा, इधर भी 36 आना चाहिए, तो इसका टाइम आपका 12 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई सेम आती है। ओके, अब हमें तीनों का टाइम मिल गया एक तरह से। अब क्या है, A 6 डेज में कर रहा है, B 12 डेज में कर रहा है, C 18 डेज में। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 36, ये मेरा टोटल वर्क, और एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास आ रहा है 6:3:2। अब वो जो मर्जी पूछ ले, आपसे पूछा है कि अगर वो तीनों मिलके ऑल्टरनेट काम करे, तीनों ऑल्टरनेट काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो पहले दिन 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, तो ऐड कर दो, 11 होने में 3 दिन लग गए। हमें चाहिए 36 इंटू 3 कर दो, लगभग पहुंच गए। 33 होने में 9 दिन लग गए। आगे का देख लो कितना चाहिए। आगे का 36 में से 33 हो गया, 3 चाहिए। अगले दिन स्टार्ट किसने किया, ए ने, 6 कर सकता है वो, पर चाहिए 3, आधा दिन लगेगा। 9 दिन के बाद आंसर क्या आया, 9.5 दिन, राइट। चलिए अगला सवाल है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। एक DI है,
सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही पूछा था, उसका भी आपको आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन निकालता है। जल्दी से नोट कर लीजिए किस लिए DI है, ऐसा आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन चेंज है, डाटा वही है, तो वो सॉल्व हो गया तो फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये है 20, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन है बहुत सिंपल। तो आपको स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मिल सकता है, DI मिल सकता है और सीरीज क्वाड्रेटिक मिल सकता है। फटाफट से इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज फाइंड आउट करते हैं। बहुत तेजी से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई लग रहा है, यहाँ मुझे 4 टाइम्स लग रहा है, 21 4 जा +4, यहाँ 5 टाइम्स लग रहा है, इंटू 5 +4, यहाँ इंटू 6 +6 लग रहा है। तो इससे पहले होना चाहिए इंटू 3 +3, इससे पहले होना चाहिए था इंटू 2 +2 और उससे पहले होना चाहिए था इंटू 1 +1। तो 1 इंटू 1 +1 2 आना चाहिए और 2 इंटू 2 +2 6 आना चाहिए। 6 ठीक है, 1 ठीक है, 3 में गलती है, 3 इज द रॉन्ग टर्म, राइट। सीरीज वाले क्वेश्चन मत छोड़िएगा, कोशिश करिएगा करने की। अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ 50% ऑफ x, 20% ऑफ 50% ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ y। तो x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। मतलब आप एक तरह से x और y का रेशियो निकालो। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ 50-50, 2 इंटू 25 कितना होता है 50, तो यहाँ 20 है वहां 50 है, तो ये 10 काट दो, तो 2x इज इक्वल टू 5y, यानी कि x और y का रेशियो आ गया 5/2। अब x क्या है, y से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, 3 ज्यादा है 2 से, इंटू 100, 150% आपका आंसर आ जाएगा ज्यादा, 150% मोर। वेरी सिंपल। ये 5 है वो 2 है, तो वो 3 ज्यादा है 2 से, 150%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटरेस्ट का। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अमाउंट इतना हो जाता है 2 साल में 12% ब्याज पे। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखना है कि 12% अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो आपका नेट इंटरेस्ट लगता है a + b + ab/100। ये ऐड करोगे तो 25.44 हो जाएगा। अब मान लो प्रिंसिपल 100 है, इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो आपकी वैल्यू 125.44 हो जाएगी 100 से, जो इतनी दे रखी है। तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो पहले, राइट। आई थिंक इसका ट्रिपल है बिल्कुल, तो ये एक की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितना 300। तो आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 यूनिट है, वो कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इसी अमाउंट पे रेट डबल कर देना आप। तो रेट पहले 12 था, अब रेट हो गया 24, टाइम सेम रखना है, टाइम 2 साल। तो यानी कि आपको PRT/100 से इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा PRT/100। पैसा वही रखना है 30,000, रेट डबल कर दिया 12 की जगह 24, और टाइम डबल किया इसने। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टाइम डबल किया, तो बात वही है कि चाहे ये डबल करो ये डबल करो, डबल तो होना ही है। तो PRT/100 से आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से ट्रेन का। 2 ट्रेन है, पैरेलल लाइन पे चल रही है अलग अलग स्पीड से, और वो एक दूसरे को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। कितना टाइम, कितनी ट्रेन की लेंथ है। तो पैरेलल ट्रैक में सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे पहले माइनस, दोनों की स्पीड माइनस करो। 30 किलोमीटर पर आ रहा है उसको भी चेंज कर दो। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो लेंथ तो ऐड होंगी ही होंगी, तो दोनों की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएंगी, और टाइम लग रहा है कितना 30 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको 6 पे कैंसिल करते हैं। सो 6 5 जा 6, 3 जा 3 से ये कैंसिल हो गया 10, 10 इंटू 25, 250 दोनों की मिला के लेंथ है, तो हर एक की सेम है, तो 125 125 लेंथ हो जाएगी, सिंपल। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा सीरीज का। 0.5 यहाँ पे अगर आप देखो शुरू में कम हो रही है फिर तेजी से बढ़ रही है, हाफ सीरीज हो सकती है। 16 का आगे आप देखो हाफ हो रहा है, यानी कि इंटू 0.5, फिर देखोगे इंटू 1.5, फिर देखोगे इंटू 2.5, फिर देखोगे इंटू 3.5, तो अब क्या होना चाहिए इंटू 4.5। ये मेरा आंसर आ जाएगा 400
25 आ जाएगा शायद, सॉरी पॉइंट में आएगा। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, तो 445/2 आएगा, पॉइंट में आएगा 225.5, 2 to 2.5 ये होना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन है एक और सीरीज का, 1 2 5 16। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डबल होता जा रहा है, इंटू 2 + 1, फिर सॉरी इंटू 1 + 1, फिर इंटू 2 + 1, फिर इंटू 3 + 1, फिर 16 इंटू 4 + 1, अब क्या होगा इंटू 5 + 1, 3 to 5 + 1, 3 to 6। कई क्वेश्चन तो देखते ही हो जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो कर पाओ। सीरीज कम होती जा रही है, अगला नंबर बताओ। आधा होता जा रहा है लगभग, 36 का हाफ होता है 17 + 1, 18 का हाफ होता है 9 + 1, तो डिवाइड बाय 2 करके +1, 10 का हाफ 5 + 1, 6 का हाफ 3 + 1, 4 का हाफ 2 + 1, 3 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सीरीज कम होती जा रही है, इसका आंसर आप बताइएगा, बहुत सिंपल सी सीरीज है, कमेंट में आपने ये आंसर बताना है क्या होगा। 100, 98, 93, 83 एंड देन 40, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.2 के बाद मिसिंग नंबर, फिर आपकी सीरीज इंक्रीज होगी। एक बार आगे वाला गैप देखते हैं, ये गैप मुझे दिख रहा है 5.7, ये वाला गैप, ये प्लस हो रहा है, यहां माइनस हो रहा है 3.8, और यहां प्लस हो रहा है। अगर आप इसका पॉइंट हटा के देखो 19, 38, 57, 19 का टेबल दिखेगा, तो इससे पहले क्या होना चाहिए था, माइनस का 7.6, 76, और इससे पहले क्या होना चाहिए 9.5, 95/10, मतलब 19 का टेबल है, 95 पॉइंट बीच में लगा रहे हैं और ऑल्टरनेट भी चल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18.7, राइट। ध्यान से करिएगा। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, इंक्रीज हो रही है, पहले 8, फिर 7, फिर 14, फिर 10। आप इसके बीच में कोई मर्जी लॉजिक लगा ले, कोई पैटर्न नहीं समझ में आएगा, स्पेशल सीरीज है। कई बार जो लास्ट नंबर है इनका सम या प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो आप देखोगे तो पिछली का सम ऐड है, इनका सम 8 है, इनका सम 7 है, इनका सम 14 है, इनका सम 10 है, तो अब हम इसका सम 11 ऐड कर देंगे, डिजिट्स का सम ऐड करके या उनका प्रोडक्ट ऐड करके भी आंसर दिए जा सकते हैं, ये भी एक सीरीज होती है, राइट। फिर से एक सीरीज है आपके पास 45, 47, 52, राइट। क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 5, फिर 10, फिर 15। आप इसमें डबल डिफरेंस देख सकते हैं, सॉरी ये 17 है, तो ये गैप 3 है, 5 है, 7 है, समझ में आ रहा है, 3 5 7। अब 9 होगा, 9 इसमें ऐड होगा तो 26, 26 में ऐड होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 105। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर +1 है, ये 2 का स्क्वायर +1 है, ये 3 का स्क्वायर +1 है, ये 4 का स्क्वायर +1 है, ऐसे भी इसके अंदर चलता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का, दिस इज फॉर यू असाइनमेंट। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछे थे, इस क्वेश्चन को भी आपने करना है और मुझे बताना है क्या आंसर आएगा। जिसका भी आंसर मैंने पूछा है प्लीज आपको कमेंट में बताना है, पता चल जाएगा तैयारी कितनी है। एक और क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, बहुत आसान सा सवाल है। एक बंदे ने x रुपीज लगाए, दूसरे ने x + 500, तीसरे ने x + 1000, और उन्होंने पैसा इस रेशो में लगाया। ए और बी का प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, तो फिर ए और बी के प्रॉफिट की बात करते हैं। ए ने x लगाया, बी ने x + 5000 लगाया, इसने 4 टाइम के लिए लगाया और इसने 3 टाइम के लगाया, चाहे t ले लो, साथ में वो कट ही जाना है, और इसका रेशो आपको दे रखा है 2/3, यहाँ से x मिल जाएगा। बहुत आसान है, फाइंड x ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको x मिल जाएगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है उसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूब पे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो वो 6a² होता है। आप इसको डिवाइड करोगे, 64 पे जा रहा है, यानी कि a का वैल्यू 8 आ गया। अब इसको मेल्ट किया गया है एक नए क्यूबॉइड में, जिसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशो दे रखा है। तो जब आप मेल्ट करते हो, किसी भी चीज को मेल्ट करते हो, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, पहले वाले का जो वॉल्यूम हुआ वो 8 का क्यूब हो जाएगा। उसको आपने
एक नए क्यूबॉइड में आपने उसको पिघला दिया। तो उसका जो रेशियो आपको दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दे रखा है, तो एक 2x हो गया, एक 1x हो गया और एक 4x हो गया, यानी कि ये 8x का क्यूब हो गया। और इधर है 8 क्यूब, तो एक 8 कैंसिल हो गया, ये 64 आ गया, और 64 जो है वो 64 4 का क्यूब होता है, तो यानी कि x आ गया 4। अब हम तीनों साइड निकाल सकते हैं, तो लेंथ है 2x, वो 8 हो जाएगा क्योंकि x 4 आ गया है। वॉल्यूम सेम रहता है, बस ये ध्यान रखिएगा जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किस चीज का? टाइम एंड वर्क का। आपके लिए क्वेश्चन है ये असाइनमेंट, इसका आंसर आपको देना है। क्या आंसर आएगा जरूर बताइएगा। मैन एंड वर्क। और कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो पाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पेपर में क्वांट जो है वो बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप फाइनेंस का पेपर होगा या लॉ का पेपर होगा आपका। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बाकी सेक्शन पेपर में स्ट्रॉन्ग करने हैं, वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, मतलब वो कवर कर लेने हैं, उसके बाद ही आपने क्वांट को छेड़ना है। ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है, एज का क्वेश्चन है, राइट। एंड एक सेट और है आपके लिए, दिस इज DI, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये मैंने यहाँ पे नंबर भी दिया है इसका, आपका सॉल्व करके ये फिगर आना चाहिए। एक बार इसका पिछले क्वेश्चन का ये एक सेट दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके ये आना चाहिए। और उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, 38, 39 एंड 40। 40 भी होगा यहाँ पे शायद, ये रहा 40। तो इनके आंसर बताना क्या आए हैं, राइट। अब हम करते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अब पेपर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल मिलेंगे, कैसे करने हैं वो देखते हैं। आई होप ये आप सब जानते होंगे क्वाड्रेटिक। तो इसमें हम क्या करते हैं, मिडल वाले के पेयर बनाते हैं कि प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट है, तो पेयर बनेगा -7 -5। साइन चेंज कर देंगे और आगे वाले 1 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे पेयर बनेंगे -5 -4, 20 आना चाहिए प्रोडक्ट, फिर साइन चेंज कर देंगे 5 4। आप x की कोई भी वैल्यू को y से जब कंपेयर करोगे तो x ग्रेटर देन y दिख रहा है, और वो आप आंसर यहाँ पे लगा देंगे जो भी आपको दे रखे, राइट। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, ये आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। आपको x और y की जो इक्वेशन दी हुई है, x और y को एलिमिनेट कर दो किसी एक को और सॉल्व कर लो। मतलब यहाँ 4x है, वहां 2x है, तो उसको भी 4x बना के इसमें से माइनस कर दो, x आ जाएगा, y आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, x और y को निकाल लेंगे। फिर ये क्वाड्रेटिक है, 7x बीच में है, तो पेयर बन गया 3 और 4, साइन चेंज कर दो और 1 से डिवाइड कर दो। दूसरे में पेयर बनेंगे 2 और 3, साइन चेंज कर दो और आगे वाले 1 से डिवाइड कर दो, -2 -3। अब देखो -3 -2 से लेस है, ये इक्वल है, -4 लेस है, -4 -3 से लेस है, तो मुझे लेस और इक्वल दिख रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है। 9 अगला है, 9 के पेयर बनाओ 20 के, 4 5, और इधर 5 के पेयर बनाओ 6 आ जाए 2 3। साइन चेंज करना है, तो पहले आएगा x वाले में -4 -5, y वाले में आएगा -2 -3। -4 को जब -2 से करोगे या -3 से करोगे तो x लेस देन y है। सेम -5 को भी जब भी करोगे x लेस देन y, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्वाड्रेटिक जरूर करके जाना। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें बॉड मास लगाना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो ये 20/4, 20/5 4, और आगे यहाँ पे डिवाइड पहले सॉल्व होगा, बॉड मास के हिसाब से जाना है। तो ये 1 + 15 16, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/4। बॉड मास का यूज करना है, इसमें भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है, आपको ये निकालना है, तो ये उधर ले जाके आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इसमें 56 जो है वो आपको कॉमन दिख रहा है, ये 56 का डबल है, तो डबल यहाँ रह गया 864 + 326, यानी कि ये ऐड करके 1190 को 56 से इंटू करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट वाला, बहुत सिंपल सा। रूट में कुछ दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 4900 70 है,
इसका रूट आप निकाल लेंगे 74, 144, 144 का अंडर रूट होता है 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक आज हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग में आ गया था, तो ये शायद रिपीट हो रहा है। इसका आंसर 1 आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। 15% ऑफ 1080, तो इसका 10% निकालिए और 5% इसका आधा 54 ऐड कर लो, 15% हो गया। प्लस 25% ऑफ समथिंग मतलब उसका 1/4 बराबर है 182। 182 में से ये माइनस करो, 20 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 4 80, खत्म, राइट। सो देखा आपने, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछे हैं, तो इतना आपके लिए बनता है कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें। नहीं हो रहे तो मुझे बताइए, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल, कोई भी पेपर हो आपका, वी हैव फ्री मॉक टेस्ट, उसे जरूर अटेम्प्ट करें। आपका पेपर जो है परसों है, तो जो थोड़े से मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आज की जैसे आपका कल एग्जाम है UIICL का, तो उसके लिए जो मैराथन चलाई गई है उसमें हम आपको आज कराएंगे रीजनिंग। रीजनिंग का एक सेक्शन करेंगे हम, और पूरा 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक तरीके से पूरा मैराथन रहेगा। 25 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन उसी लेवल के रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ देखो, जो कंटेंट रहता है एक्चुअल एग्जाम का, जितनी पजल्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, जो भी कोडिंग डिकोडिंग का सेट आता है, सभी चीज़ों के दो क्वेश्चन सबके रखे गए। तो ऐसे ही आपको कौन सा मिल गया है, ये रीजनिंग का है, सभी सब्जेक्ट के आपको ऐसे आज मिल जाए। बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम से जस्ट पहले ये सेशंस, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या चीज़ें कैसे करने वाले हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको देखो आइडियली इसमें करना क्या है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा ना, आपने कोई क्वेश्चन देखा, वहां पर वीडियो को आप पॉज करिए, ठीक है। जहां पर भी आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर सॉल्यूशन करने के बाद इसको वीडियो को प्ले कीजिए और उसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। दिस इज द आइडियल वे, आपको मैक्सिमम गेन करने में ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी और वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। चलिए, ये हमारा, अब जानते हैं, ये सब हमारा जो है वो कंटेंट है, मतलब आपका एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग में अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपके लिए। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी सिंपल इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म ओनली एंड ओनली फ्यू वाले इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए चाइनीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पजल, सेटिंग अरेंजमेंट्स, ऑर्डर रैंकिंग, सेट ऑफ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज के चांसेस कम है ना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है और आज के क्वेश्चन में भी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, आप पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। लेफ्ट टू राइट क्या रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रख लेते हैं, इसके ऊपर ही रख लेता हूं मैं। तो 9 दिख रहा है, 8 है, 7 है, 6 नहीं है, ठीक है, 5 4 3 2 1, तो कितनों की पोजीशन अनचेंज रही है बताना है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सेम पोजीशन पर जो होंगे, एक तो ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऐसा है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे ताकि जैसे एग्जाम वाली फीलिंग आए। आपको पॉज करना है, ठीक है, और फिर आपको करना है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द पेयर ऑफ, सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इन्वेस्टर, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर। वही वाला क्वेश्चन है जो हमारा नॉर्मल आता है, क्या दोनों डायरेक्शन में काउंट करना है कि कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में उनके बीच में होते हैं। चलिए फटाफट से इसको इसके नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। आई का होता है 9, एन का होता है 14, वी का होता है 22, ई का होता है 5, एस का होता है 18, टी का होता है 20, सॉरी एट, इसका होता है 19 ना, एस का होता है 19, 19, ओ का होता है 15 और आर का होता है 18। ठीक है, काउंट करते हैं 9 से, 10 11 12 13 14 15, एक तो पेयर ये मिला, 15 पे 15 ही आ रहा है। 14 से काउंट करें, 1
सॉरी 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आया कोई। 5 से काउंट करें, 6, 7, 22 से काउंट इसलिए निकला क्योंकि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। 6, 7, 8, 9 नहीं आया कोई। 19 के बाद 20, एक ये मिल गया। 21, 22 कोई फायदा नहीं, 20 के बाद काउंट करने का फायदा नहीं। 15 के बाद 18 है, कोई दिक्कत नहीं। 18 से बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करते हैं। 19, 20, 21, 22 नहीं आया। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 20 से कोई फायदा नहीं। 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं है कोई फायदा। 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं है। 22 के बाद नहीं है। इसके बाद 3 पेयर ऐसे आए हैं, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस नॉर्मल हुए। मिसलेनियस क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस आपको मिले। अब आपका यहाँ से इनइक्वालिटी, जेड से कहाँ जाना है, जेड से एल जाना है। जेड से कहाँ जाना है, जेड से हमें एल जाना है। जेड से एल जाने के लिए देखो क्या करेंगे यहाँ पर। जेड से एल जाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, जेड से हम जाएंगे के, और के से हम जाएंगे एल, है ना। तो एल इक्वल्स टू डी लेस देन के, और के इक्वल्स टू एफ लेस देन इक्वल टू जेड। तो क्या बन रहा है एल और के में, एल और जेड में, एल लेस देन जेड। तो यही कहा है, एल लेस देन बस रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉलो कर रहे हैं। आते हैं ई से बी में। तो ई से बी में जाने के लिए ई से के, है ना। यहाँ पर डी इक्वल्स टू भी लिखा है, डी लेस देन भी है ना। ई से के जाने के लिए क्या करेंगे, ई से बी जाने के लिए ई से के और के से बी, या फिर ई से डी, सॉरी ई से डी जाएंगे, है ना। डी इज ग्रेटर देन के और डी इक्वल्स टू एल इज ग्रेटर देन बी। तो ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं बीच में, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ओनली फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देख लेते हैं क्या है, P ग्रेटर देन S। तो P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q है, Q ग्रेटर देन A है, और A इक्वल्स टू S, यानी कि एक जगह आप S भी लिख सकते हो। तो P और S में क्या रिलेशन बन रहा है, P ग्रेटर देन S। यही लिखा है यहाँ पर, पहला तो सही है। तो ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन बी भी गया। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देना। ठीक है, अब मैं सेकंड को देख लेता हूँ, Q ग्रेटर देन S। तो Q ग्रेटर देन S यहीं से में दिख रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक बार थर्ड को और चेक कर लेते हैं, इससे ऑल ट्रू वाला पक्का हो जाएगा, है ना। थर्ड को और चेक कर लेते हैं, या फिर आप इसको चेक कर लो। तो थर्ड को चेक कर लेते हैं ना, टी लेस देन है। पहली बात देखो, टी हमारे पास केवल ग्रेटर है, तो टी लेस नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत ही हो जाएगा। तो 1 एंड 2 आर ट्रू, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम बचाना है इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है, दो आपको 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के मिल गए, है ना। अब हमारे पास है डायरेक्शंस का क्वेश्चन, फटाफट से डायरेक्शन बनाते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स, ये ए से स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ गया, 4 ये से लेंगे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की तरफ गया, कितना 4 किलोमीटर। एंड रिचेस पॉइंट एक्स, एक्स पर पहुंच के ही टेक्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर, लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, और गया, और कितना चला 4 किलोमीटर। नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड गोज 3 किलोमीटर, राइट टर्न क्या 3 किलोमीटर गया टू रीच पॉइंट बी। फ्रॉम बी ही वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी कि 4 है तो इसके डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड रीच पॉइंट डी। ठीक है, क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस में वैसे भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी हमें, चलो कोई बात नहीं, बना लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड बी, एक्स और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो होता है टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है इन्होंने। तो 4+3 आंसर आएगा क्या, 7। ध्यान रखना, आराम से करना, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। इफ एट पॉइंट एक्स द पर्सन स्टार्ट वॉकिंग हिज वेस्ट एंड वॉक फॉर 9 किलोमीटर टू रीच के। अब यहाँ से उसने एक्स से उसने वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया, और ये डिस्टेंस थी हमारी 4, ये था हमारा पॉइंट एक्स। एक्स से उसने कहाँ पर चलना किया, वेस्ट की तरफ चलना किया, चला और 9 किलोमीटर गया, है ना। तो वेस्ट की तरफ यानी कि वापस इधर की तरफ, और ये 4 थी तो इससे 5 किलोमीटर और इधर, और कहाँ पर पहुंच गया, के पर पहुंच गया। तो क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड के, ए और के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 5 आ रही है। तो 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे चलते हैं, आप पॉज कीजिए, आराम से कीजिए, इसलिए थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना रहे। आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, JK LMNO आर मेंबर ऑफ 6 फैमिली, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको।
देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली। जे इज द सन ऑफ एम एंड एन, जे इज द सन ऑफ एम, इतना है केवल, है ना। जे इज द सन ऑफ एम, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन क्या है, जे की डॉटर है। के इज द चाइल्ड ऑफ एल, एल हु इज द मदर ऑफ एन, एन की मदर कौन है, एल। और के कौन है, चाइल्ड है इसका, यानी कि एन का वो सिबलिंग हो जाएगा। ओ इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन है, ओ, यानी कि ये इसके ग्रैंडफादर हो जाए। ठीक है, चलते हैं। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, तो ओ कौन है एल के लिए, एल के हस्बैंड की मदर, यानी कि एल की क्या हो जाएंगे वो, मदर इन लॉ। ठीक है, आगे सेम क्वेश्चन पे है। हाउ इज के रिलेटेड टू एम, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो के का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है ना, के का जेंडर डिफाइन नहीं है, नहीं लिखा है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली, जितने मेल हैं उतनी फीमेल, तो 1 2 2 मेल 3 फीमेल, तो ये मेल हो जाएगा। तो क्या पूछा, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो के कौन है एम के लिए, ग्रैंड सन, है ना, ग्रैंड सन यहाँ पर आंसर हो। ठीक है, दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हमारे पास है। चाइनीज कोडिंग का एक सेट है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है इस पे, 3 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, है ना, 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं सबके। ठीक है, तो एसर लैपटॉप्स आर गुड लिख लेते हैं ऐसे कैसे, एसर लैपटॉप आर गुड, नीचे कोड लिख लेते हैं एज इट इज, एम जे के जे आई एस ओ पी। लैपटॉप यहाँ से मिल जाएगा, लैपटॉप यहाँ से मिल जाएगा, क्या है, के जे, है ना, लैपटॉप के जे मिल गया। और इजी टू कैरी अलग लिख लेते हैं, इजी टू कैरी आई के टी यू, कौन सा किसका है भी नहीं पता है, ई। आगे चलते हैं, कैरी एनीवेयर इजी वे, तो इजियर कैरी मिल जाएगा यहाँ से, इजियर कैरी, तो आई के है और टी यू है, तो इजी और कैरी में से किसी का कोड क्या है, आई के है और किसी का टी यू, यानी कि टी ओ का क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, एनीवेयर और वे, वे, एनीवेयर और वे, कोड बचे वाई एच और एम एल। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड कंप्यूटर कैरी एनीवेयर, तो गुड देखो पहले वाले में गुड मिल जाएगा, वहां के लिए क्या है, आई एस, है ना, आई एस। कंप्यूटर अलग है, कैरी देखो कैरी मिल जाएगा, कैरी, अच्छा कैरी देखो मिल रहा है इन दोनों में से, इजियर कैरी में से, तो क्या है, आई के है ना, आई के, वेरी गुड, तो आई के मिल गया हमें, तो कैरी का आई के हो गया, तो इजी का क्या हो जाएगा, टी यू हो जाएगा। आई के इसका हो गया, टी यू इसका हो गया, सी ये इसका हो गया। ठीक है, कंप्यूटर बचा, और एनीवेयर निकाल लेंगे, एनीवेयर वाई एच और एम एन में से यहाँ पर एम एन है, तो एम एन हो गया, वाई इसका ये हो गया। बचा हमारे पास कैरी, नहीं कैरी नहीं, कंप्यूटर, कंप्यूटर बचा, कंप्यूटर फटाफट से लिख लेते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर, और इसका कोड क्या बचा हमारे पास, आर वाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो निकालते हैं फटाफट से किसी का। व्हाट इज द कोड फॉर गुड, गुड का हम निकाल पाए, यस, गुड का कोड क्या है, इस। आगे चलते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर वे, वे का निकाल पाए क्या, वे का निकाल पाए, क्या है, वाई एच, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ वी आर हेयर इज कोडेड एज ओ एल एम एन एम जे एन आर, व्हाट इज द कोड फॉर एसर। आई थिंक एसर का, लैपटॉप का और आर का, अच्छा लैपटॉप का तो निकाल लिया, एसर और आर का नहीं निकाल पाए, है ना, एम जे और ओपी में कंफ्यूजन है, एम जे और ओपी में कंफ्यूजन है, एसर और आर, एम जे और ओपी। तो यहाँ पर देखो वी आर हेयर, तो आर का मिल जाएगा, क्या है, एम जे है, तो आर का एम जे है, तो एसर का क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, यही पूछा है इन्होंने, एसर का कोड, ओपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन उस पे थे, अब सिलॉजिज्म के क्वेश्चन से। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन है सिलॉजिज्म के, उसके बाद है पजल्स। चलिए बनाते हैं फटाफट से। सम ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू, all blue is white, all blue is white, some white is yellow, some white is yellow। ठीक है, डायग्राम डन, दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे हैं, डेफिनेट है, डायग्राम में दिखने चाहिए। सम ग्रीन आर व्हाइट, तो ग्रीन का कुछ पार्ट व्हाइट के अंदर दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, पहला सही है।
सम येलो इज नॉट वाइट, तो येलो और वाइट कुछ तो अंदर है लेकिन कुछ बाहर है। बाहर किस लिए रखा है? क्योंकि रिलेशन नहीं पता। नो का रिलेशन होता तो वो भी शो करते हैं ऐसे। नो का रिलेशन कोई भी नहीं दिख रहा है शो किया हुआ, इसको भी सही नहीं करेगी ना, इसको भी सही नहीं करेगी। तो फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट फॉलोज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, some letters are coin, some letters are coin, all coin are note, all coin are note, ठीक। ओनली अ फ्यू पेपर आर नॉट, मतलब सम पेपर आर नॉट, सम पेपर आर नॉट, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, तीनों कंक्लूजन क्या है? डेफिनेट वाले हैं, चेक कर लेते हैं फटाफट से। सम लेटर आर नोट, लेटर और नोट का देखो सर्कल ओवरलैप कर रहा है क्या? यस, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, पहला ठीक है। ऑल लेटर आर पेपर, दिखने चाहिए ये सब रिजल्ट, डेफिनेट है। सभी का सब पूरा का पूरा लेटर पेपर के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। नो लेटर आर पेपर, तो नो लेटर आर पेपर, तो पेपर का कोई पार्ट लेटर के अंदर नहीं दिख रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, अलग रखा है क्योंकि इसके रिलेशन पता नहीं है। नो होता तो नो का रिलेशन भी शो करते। आइदर और चेक करें इन दोनों में, लेटर और पेपर है। आइदर और चेक कर लेते, तो आइदर और के देखो दो पेपर है, पेयर है, एक तो ऑल और सम नॉट, एक सम और नो, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑल और नो, ऑल और नो बाय डिफॉल्ट आइदर और पेयर नहीं बनाता है, तो ओनली फर्स्ट इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। ओनली एप्रिकॉट्स और वॉलनट, मतलब जो वॉलनट होंगे वो केवल पार्ट किसका होंगे? एप्रिकॉट्स का। ओनली अ फ्यू आलमंड्स आर एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, ओनली अ फ्यू आलमंड्स, यानी कि सम आलमंड्स आर एप्रिकॉट, सम आलमंड्स आर नॉट एप्रिकॉट, ठीक है। ऑल कैश्यू आर आलमंड्स, यानी कि कैश्यू पूरा का पूरा किसका पार्ट है? एलमंड का पार्ट, ठीक। पहला कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, मैं राइट नहीं कर रहा उसको। सम कैश्यू बीइंग एप्रिकॉट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैश्यू जो है वो एप्रिकॉट हो जाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। तो अगर देखो कैश्यू का ये वाला पार्ट मैं इसके अंदर रख दूं यहाँ पर कुछ पार्ट, तो ये इसका भी पार्ट रहेगा आलमंड का भी कंप्लीटली, और एप्रिकॉट का भी हो जाएगा, और कोई इशू भी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है। सेकंड, ऑल एप्रिकॉट बीइंग आलमंड इज अ पॉसिबिलिटी, देखो अगर सारा का सारा एप्रिकॉट मैंने आलमंड के अंदर रख दिया, तो ये वॉलनट भी आलमंड के अंदर पहुंच जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग है, क्योंकि ये वॉलनट ओनली के रिलेशन में है एप्रिकॉट के साथ, इसलिए पूरा का पूरा एप्रिकॉट आलमंड के अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये नहीं है पॉसिबिलिटी, ओनली फर्स्ट फॉलोज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल बुक्स आर इरेजर, सारे के सारे बुक्स क्या है? इरेजर है। नो शार्पनर इज पेंसिल, और पेंसिल आर बुक, ऑल पेंसिल आर बुक एंड नो पेंसिल इज शार्पनर, ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर ब्राइट। अच्छा मैं इसको ना अलग तरीके से बनाता हूँ, सबसे पहले नीचे से बनाना शुरू करते हैं। ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर ब्राइट, सम पेंसिल्स आर ब्राइट, सम पेंसिल्स आर नॉट ब्राइट, ठीक है। उसके बाद था नो शार्पनर इज पेंसिल, नो शार्पनर इज पेंसिल, क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस है। फिर है ऑल पेंसिल्स आर बुक, ब्राइट, ब्राइट, ऑल पेंसिल्स आर बुक। फिर है ऑल बुक आर इरेजर, सभी के सभी बुक क्या है? इरेजर, ठीक है, ऐसे बनेगा। कंक्लूजन देखते हैं, दोनों डेफिनेट कंक्लूजन है। ओनली इरेजर्स आर पेंसिल, पेंसिल जो है वो केवल इरेजर का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है। पेंसिल बुक का भी पार्ट है, पेंसिल ब्राइट का भी पार्ट है, तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ओनली पेंसिल इज इरेजर, यानी कि इरेजर केवल पेंसिल का पार्ट है, तो इरेजर नहीं, इरेजर का पेंसिल से भी, इरेजर का बुक से भी रिलेशन, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास ये हुए। अब पजल्स करते हैं, यानी कि हमने 15 क्वेश्चन देखो कर लिए हैं अब तक। अब तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के, 3 नहीं 4, 4 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस के, 2 क्वेश्चन डायरेक्शंस के, 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 2 क्वेश्चन मिसलेनियस, और 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। तो कितने हो गए? 6 एंड 4 10 एंड 5 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। 5 क्वेश्चन का एक पजल और एक स्विटिंग अरे। पजल पे देखो लेटेस्ट टाइप की रखी है मैंने यहाँ पर, कौन सा है ये? मंथ विद डेट शेड्यूलिंग पजल, आती है एग्जाम में, बनाते फटाफट से। मार्च जून सितंबर एंड नवंबर 4 मंथ्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 मंथ्स हो गए, 17th एंड 26th, ठीक है।
17th एंड 26th। और मंथ है हमारे पास मार्च, जून, सितंबर और नवंबर। यहाँ पर मैं इनके डे भी लिख रहे हैं, 30, 30, 30 और 31, है ना। जरूरी है देखना, ये भी लिख लेना साथ के साथ ही। ओनली वन पर्सन और बॉर्न बिटवीन ऑन वन डे, ठीक है। दे ऑल लाइक डिफरेंट, एक वेरिएबल भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ठीक है। बी बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर, और बी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है क्या? तो लिखा है ओनली 2% बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स ब्लू, हु डज नॉट बॉर्न ऑन ऑड नंबर डेट, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, बी बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर में 2 डेट्स हैं, 2 डेट में इसको रख लेते हैं, एक बार 17 में, एक बार 26 में। 2% बॉर्न बिटवीन बी एंड ब्लू, तो देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन जो ब्लू है वो ऑड डेट पर बॉर्न नहीं हुआ है, ऑड डेट पर बॉर्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में देखो, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। यहाँ पर देखो, अगर मैं 2% के बाद नीचे रखना चाहूँ तो जगह नहीं है, ऊपर रखूँ 1 2 के बाद, तो यहाँ पर ऑड डेट पर ही आएगा, यानी कि बी यहाँ पर तो नहीं आएगा, ठीक है। पहली बार में केस कैंसिल हो गया। अब ये ऐसे केस में आप क्या करना, उसको जो फर्स्ट वाला केस है ना, उसको सप्लीमेंट्री बना लेना। तो यहाँ पर 2% के बाद देखो ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, इवन डेट है, यहाँ पर 2% के बाद ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ओनली वन पर्सन और बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक्स ब्लू कलर, एच और ब्लू के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पर देखो ऊपर तो जगह नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक पर्सन बॉर्न। एच एंड जी हु लाइक वाइट, जी हु लाइक्स वाइट कलर, बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, जी वाइट कलर लाइक करता है, और जिस मंथ में एच हुआ है बॉर्न, उस मंथ में वो नहीं बॉर्न हुआ है। 3% बॉर्न बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक्स वाइट कलर, वाइट कलर यानी कि जी और ई के बीच में कितने पर्सन है, 3% वर बॉर्न, 3% वर बॉर्न बिटवीन ई एंड जी, है ना। डी लाइक्स पिंक कलर एंड बॉर्न इमीडिएटली बिलो ई, ठीक है। डी क्या है, पिंक कलर लाइक करता है और बॉर्न हुआ है इमीडिएटली बिलो ई। ए लाइक्स रेड कलर एंड बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज ऑन ऑड डेट, 31 डे वाला एक ही है। ए रेड कलर नहीं लाइक करता, लेकिन बॉर्न हुआ है 31 डे वाले में, और उसमें भी ऑड डे में, तो ए यहाँ पर कंफर्म, ठीक है। 3% ऑन बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर, तो 1 2 3 ये येलो हो गया, 1 2 3 ये येलो। एच डज नॉट लाइक येलो कलर, ठीक है। एफ डज नॉट लाइक ब्लू कलर, बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन द डिफरेंट मंथ, मतलब एफ और सी जो है सेम मंथ में हुए हैं, और सी के बाद में हुआ है एफ, नॉट इन द डिफरेंट मंथ है ना। तो देखो जगह, दोनों जगह ऐसी कोई खाली है क्या मेरे पास? तो फर्स्ट वाले केस में तो मेरे पास ये वाला भी दोनों खाली है, और ये वाली भी दोनों खाली है पर्सन के लिए। सेकंड वाले केस में केवल एक ही जगह है यहाँ पे, तो इसको तो रख दो, जिसमें मिल रहा है उसमें रख दो, जिसमें मिल रहा है उसमें रख दो, ठीक है। अब ये वाला देखो, ई के जस्ट बाद में डी, सेकंड वाले केस में अगर मैं देखना चाहूँ, ई के जस्ट बाद डी, दो ही जगह बचनी है, एक तो ये वाली जगह और ये वाली, और कोई जगह ऐसी थी नहीं मेरे पास। पर्सन कौन बचा सेकंड वाले केस में? जी बचा, और क्या है, वाइट, ठीक है। अभी सेकंड वाले केस को कंटिन्यू करते हैं, क्या पता बन जाए, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स रेड कलर, हु डज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, रेड कलर वाला नवंबर मंथ में नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा रेड, ए में तो नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगा। और क्या लिखा, द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, बोर्न आफ्टर द वन हु लाइक रेड कलर, अभी रेड कलर के लिए दो जगह खाली है, अभी देखते हैं आगे। सी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर लाइक नहीं करता, ठीक है। तो एक बार दोबारा से पढ़ने का टाइम आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। ओके, ई एन वाइट में 3 लोग हैं, है ना, वाइट रख लेते हैं यहाँ से, 1 2 3, बाय डिफॉल्ट ही देखो वहां पर आ गया वो, है ना, बाय डिफॉल्ट ही वहां पर आ गया। ओके, 3% बॉल बिटवीन ए एंड द येलो, येलो हो गया। ई डज नॉट लाइक ब्लू कलर, ई ब्लू कलर लाइक नहीं करता है, तो यहाँ पर ई पर ब्लू, सॉरी एफ डज नॉट लाइक ब्लू है, एफ डज नॉट लाइक ब्लू है, ठीक है। तो ई पर ब्लू आ गया, वो भी चीज ठीक गई है हमारी। द वन हु लाइक ग्रीन कलर, बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स रेड कलर, हु डज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। ओके, डी पिंक लाइक करता है, ऑलरेडी गिवन है, ये हमने लिखा नहीं है अभी, पिंक लाइक करता है। तो बचा मेरे पास कौन सा, एच,
एच बचा, ए बचा और सी और एफ बचे। और देखो किसी घर में इन्फॉर्मेशन थी क्या, कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। सी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, ठीक है कोई बात नहीं है। द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर बोर्न आफ्टर द वन हु लाइक रेड कलर हु डज नॉट बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में कौन बोर्न नहीं हुआ, रेड कलर वाला। तो रेड कलर वाला ना ही तो यहाँ आ रहा ना ही ए के पास आ रहा है, तो एच के पास आ जाएगा रेड कलर। उसके बाद है ग्रीन, तो ग्रीन सी पर नहीं है, लेकिन सी को मना करा तो येलो पे ये एफ पे ग्रीन आ जाएगा। दो कलर बचे मेरे पास, कौन कौन से, एक तो बचा ब्लैक और एक बचा पर्पल। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी दे दो ब्लैक पर्पल, वो क्वेश्चन में अपने आप करा देंगे। और एक इसको भी दे दो ब्लैक पर्पल। बन गया पूरा, तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट को चेक करने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो। पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, शेड्यूलिंग भी और पैरेलल रो भी, ठीक है। तो टू पैरेलल रो इस तरीके से देखो बनाते हैं, देख लो पहले आराम से। 12 पर्सन है तो जस्ट सामने ही आते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे पता लग जाएगा, सामने ही आते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये पर्सन ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं सभी। पैरेलल रो का अरेंजमेंट ऐसे ही बनता है, पढ़ के देख लेना, इंस्ट्रक्शंस में है, वैसे समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि याद रखनी है कोई चीज, इंस्ट्रक्शंस में है ये सब चीजें। ये कौन सी रो है, रो 1 आर फेसिंग साउथ है ना, रो 1 में फेसिंग साउथ, तो रो 1 है, पी से लेकर वी तक के पर्सन बैठे हैं। ये रो 2 है, ए से लेके एफ तक पर्सन बैठे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ। दो केस बनाकर चलेंगे स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कोशिश करना कि पहले ही बना लो इन चीज़ों को, है ना, एग्जाम शुरू होने से थोड़ी देर पहले मिल जाती है नोट, कोई बात नहीं। यहाँ से एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, इधर एस और क्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ऑल्सो द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ। एस जो है थर्ड टू द राइट है क्यू के। अब एस अगर थर्ड टू द राइट है क्यू के, देखो ये ऊपर वाली रो में है, इनका राइट जो है वो इधर की तरफ होगा, लेफ्ट ये होगा राइट, और इधर की तरफ होगा इनका लेफ्ट, है ना, ये नीचे की तरफ फेस किया। तो एस अगर थर्ड टू द राइट बैठा है तो एस देखो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर तो नहीं आ सकता, इस वाली पोजीशन पर, है ना, क्योंकि थर्ड टू द राइट है वो। तो यानी कि यहाँ पर एक बार तो क्यू रख देते हैं, तो 1 2 3 एस आ गया। एक बार एस को कोने पर रख देते हैं, लिखा है ना एस एंड क्यू सिटर द एक्सट्रीम है, कोई ना कोई बैठा है, तो क्यू यहाँ पर अच्छा। दो ही केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि एस उस वाले एंड पर नहीं आ सकता और क्यू इस वाले एंड पर नहीं आ सकता। क्योंकि क्यू को इस एंड पे रखेंगे तो एस उधर पहुंच जाएगा, और पॉसिबल नहीं। द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। जो क्यू को फेस करता है वो ई के सेकंड टू द राइट है, जो क्यू को फेस करता है वो ई के सेकंड टू द राइट है, ठीक है। आगे, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, नीदर बी नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो ना यहाँ बी एफ आएगा, ना यहाँ बी एफ आएगा, ना यहाँ बी और एफ आएगा, ना यहाँ बी और एफ में से। और क्या उनके बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। सेकंड वाले केस में आप देखोगे अगर, तो दो लोगों के पास ऐसे कोई जगह नहीं बची है। अगर मैं दो लोग ये देखूं तो बी और एफ आने की कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर ई है। तो ये वाला केस तो गया, ये वाला केस तो नहीं जाएगा। फर्स्ट केस में देखो तो यहाँ और यहाँ है, तो बी और एफ में से कोई यहाँ आ सकता है और बी और एफ में से कोई यहाँ। सेकंड वाले केस में ऐसी कोई जगह नहीं बची, उसको छोड़ दी। आगे चलते, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो बी का इमीडिएट नेबर है वो उसको फेस करता है जो थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, पी के। अच्छा, भी और आगे चलते हैं, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट की यही दोनों जगह बची है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। पहले इन्फॉर्मेशन पूरी कर लेते, फिर सॉरी इन्फॉर्मेशन पर आएंगे, इमीडिएट नेबर वाले पे अभी रुक जाते हैं, थोड़ी सी और हमें सॉर्टिंग मिल जाएगी। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, तो दो जगह बची है इमीडिएट नेबर, क्यों, आर एंड टी, आर और टी दोनों में से कहीं मिल सकता है। टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डी मेरा देखो यहीं बचा है। टी डी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता है, तो टी यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए, टी और आर ऐसे बन जाए, है ना। अभी इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। कुछ रखने की और कोशिश करते हैं, जैसे कि पी को रखने की कोशिश करेंगे, कैसे देखो जरा। इस वाले केस को इरेज कर देता हूँ, इस वाले केस को कोई काम नहीं है हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा वाले पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो बी और एफ में से कोई आने वाला है, उसको रखते हैं पहले। कैसे रखेंगे देखो जरा, लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी।
मानो अगर बी यहाँ पर आता है तो इमीडिएट नेबर इसका ये है, तो ये किसी के लेफ्ट में नहीं हो सकता क्योंकि इसके उधर जगह नहीं है। अगर बी का इमीडिएट नेबर ये है, इसके सामने देखो तो ये है, तो ये भी किसी के थर्ड टू द लेफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके उधर जगह नहीं है। थर्ड टू द लेफ्ट होने के लिए उनके बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 पर्सन के बाद जगह नहीं है, तो यानी कि बी यहाँ पर नहीं आएगा। कंफर्म हो गया। तो कौन आएगा यहाँ पर? एफ आएगा। और यहाँ पर अगर एफ आएगा तो उधर की तरफ कौन जाएगा? बी जाएगा। ठीक है। बी का इमीडिएट नेबर थर्ड टू द लेफ्ट, तो बी का इमीडिएट नेबर एक तो ए है, ए के सामने एस है, एस थर्ड टू द लेफ्ट किसके है? क्यू के है, तो वो पी के नहीं हो सकता। तो यानी कि वो इस वाले इमीडिएट नेबर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये इमीडिएट नेबर जो है ये जिसको फेस कर रहा है वो किसके थर्ड टू द लेफ्ट है? पी के, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। पी यहाँ पर आ गया तो आर ओ टी नहीं आ सकते यहाँ पर, तो यानी कि आर टी में से कोई यहाँ पर आएगा, आर टी में से कोई यहाँ पर आएगा। पर्सन कौन बचा? पी वी बचा है ना, वी हमने। ठीक है, आर और टी का भी पता नहीं चल पा रहा है कुछ, तो इसको हम नहीं रख पाएंगे। अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट बोला, सॉरी सॉरी, थर्ड टू द लेफ्ट बोला, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है ना, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है भाई। लेफ्ट उसका अलग होगा ना, लेफ्ट उसका अलग होगा। मिस्टेक कर गए, मिस्टेक कर गए। तो थर्ड लेफ्ट होगा तो बी इधर नहीं आएगा, बी उधर जाएगा, बी उधर जाएगा, बी इधर जाएगा। हमने राइट कंसीडर कर लिया, इधर जाएगा, एफ उधर जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बी के इस वाले इमीडिएट नेबर को देखूँ तो इसके सामने क्यू है, क्यू जो है थर्ड टू द लेफ्ट है एस के, तो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं वो, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो थर्ड टू द लेफ्ट होगा किसके? पी के, तो पी यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आएगा, तो यानी कि आर और टी में से कोई उधर जाएगा, आर और टी में से कोई उधर जाएगा, आर और टी जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो इधर आएंगे। और लिखा था टी इज, टी डज नॉट सिट टू द, डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ जो डी है, डी का जो इमीडिएट नेबर है उसके सामने टी नहीं आता, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी सी गलतियां दिक्कत कर देती हैं एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर हुआ ना, हमने तो क्या करा, मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक बार पढ़ के, कि मुझे आर और टी से कंफ्यूजन हुआ कि उन्होंने आर का, मैंने देखो कैसे सोचा कि जो टी है वो इमीडिएट नेबर नहीं दिया डी का, तो अगर वहीं आ रहा था तो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, तो इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। जरूरी है, बहुत जरूरी है ऐसे क्रॉस चेक, ऐसे ही करते हैं और यही चीजें फायदेमंद रहती हैं। तो ये गाइस पूरा सॉल्यूशन था। एक 25 क्वेश्चन का हमने पूरा सेट किया है, जिसमें कि 2 पजल्स, दो एक 5 क्वेश्चन पजल के, 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, 3 कोडिंग के, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूरा, जिससे कि एग्जाम आने वाला है उस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड आपका अच्छे से एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले, एंड इन विशेष के साथ ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से करके आना एग्जाम। मिलते हैं एग्जाम के बाद एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।